पीडीएफ लगा दीजिए। वॉइस क्लियर है आप लोगों की ऑनलाइन में? सर वॉल्यूम बढ़ा दीजिए थोड़ा। वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यदि वॉइस क्लियर है तो बता दीजिए, यस लिख दो, वॉइस क्लियर है। सर थोड़ा सा वॉइस बढ़ा दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाम लेके बोलूं क्या? क्योंकि ऑनलाइन में जिसका नाम ले लिया जाता है उसको प्रसन्नता हो जाती है। अच्छा, आप लोगों को जो मैंने बोला था कि पार्ट 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 तक राज्य बनाने की प्रक्रिया, वो सारी चीजें समझ में आ गई थी? क्लियर था ना? कोई डाउट तो नहीं वहां? हो गया सर? पीडीएफ निकाल दीजिए। नेक्स्ट जो फ्राइडे गया उसी पे लगा हुआ था। आईडी किसकी थी ये मुझे नहीं पता। करंट अफेयर। कहीं ना कहीं सफलता में ये बहुत बड़ी बाधा होती है आप लोगों की, कि आप लोग एक पिलर को इतना मजबूत कर लेते हो कि उसमें चांसेस होते हैं कि यदि 10 क्वेश्चन आए तो 8 सही कर देते हो, 9 सही कर देते हो। एक पिलर ऐसा हो जाता है कि उसमें से एक क्वेश्चन भी आता है तो वो होता नहीं है। तो ऐसा ही होता है, मोर देन स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। बेटा जी मेरे को बहुत लंबी उम्र हो गई पढ़ाते हुए, यही है सर। 14 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। हाँ, फैक्ट है, देख लीजिए बाल भी कहाँ चले गए। एक गांव की लैंग्वेज है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ऑन कैमरा है। तो हरियाणा में भी बहुत बोली जाती है ये। अच्छा अच्छा। हाँ सर यही है। पीछे के करंट अफेयर में कोई डाउट हो तो आप बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे लगता है कि राज्य के निर्माण की प्रक्रिया के आगे जो था शायद वो आपातकाल था। आपातकाल था ना? तो आपातकाल के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, जो आपातकाल है इसकी प्रक्रिया जो है वो कौन से संविधान से ली गई है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछ। जर्मनी? यू आर श्योर? शायद 98%। और मैं यदि गलत साबित कर दूं तो नहीं कर पाऊंगा? ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सही है। अच्छा, नेट में क्वेश्चंस था ये? ओ माय गॉड। मिलान पे मैचिंग करने के लिए। तो यदि कभी जर्मनी और जर्मनी का विमर संविधान मिले तो इनमें भी कंफ्यूजन बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन मैं बता के चलूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है हमारा, एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा देता हूँ करंट अफेयर को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चर्चा में क्यों रहा? देखो कोई भी चीज होती है वो चर्चा में क्यों रहती है, उसके पीछे की हमें लॉजिक को जानना है। तो 25 जून 1975, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के मैं बात कर रहा हूं सहयोग से या उनके हस्ताक्षर से देश में क्या लगा था, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा दी गई। तो 25 जून 1975 को 2024 में 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो जब 50 वर्ष पूरे हुए थे इसलिए हमने याद किया कि आपातकाल। वो परिस्थिति क्या थी जब 25 जून 1975 को देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा था? भारत की जनता के जो मौलिक अधिकार है उनका हनन कर दिया गया था, और जो पुलिस वाले हैं और जो राजनीतिक एक दल था, अर्थात मैं बात करूं तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया था। पूरी पावर, सॉरी, सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया गया था और पूरी पावर एक व्यक्ति के हाथ में दे दी गई थी।
और उस दौरान आर्थिक शोषण भी हुआ, सामाजिक शोषण भी हुआ, और मैं बात करता हूं फिजिकली शोषण भी हुआ। लोगों को इतनी मार पड़ी बहुत ज्यादा। तो हमें वही समझना है कि आपातकाल की जो प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या चीजें प्रभावित होती हैं। आपातकाल की प्रक्रिया से क्या क्या चीजें प्रभावित होती हैं? क्या आपातकाल की प्रक्रिया आर्थिक प्रभाव डालती है? क्या आपातकाल की प्रक्रिया सामाजिक प्रभाव डालती है? क्या आपातकाल की प्रक्रिया राजनीतिक प्रभाव डालती है? क्या आपातकाल की प्रक्रिया डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो मैंने बताए, इनसे अलग भी कुछ और प्रभाव होते हैं, जैसे धार्मिक प्रभाव हो गया, सांस्कृतिक प्रभाव हो गया। इन तरीके के प्रभाव को किस तरीके से प्रभावित करती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आपातकाल चल रहा है। और ये टॉपिक मैं मानता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से खुद से समझ आना चाहिए, क्योंकि आप लोग लो के स्टूडेंट हो। यदि आप लोगों को बेसिक चीजें नहीं पता तो बड़ा दुख की बात होती है। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को वॉइस क्लियर है? आगे चले। जर्मनी जर्मनी जर्मनी, थैंक यू, बहुत अच्छा। जर्मनी, लेकिन आप पूरा लिखोगे जर्मनी के विमर्श संविधान तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए, आप टॉपिक जो है हमारा क्या है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपातकाल ना लिखे आपको यहां एक चीज बताता हूं। भाग 18, भाग 18 यानी पार्ट 18, इसका जो सब्जेक्ट है, विषय क्या है, वो है आपात। ये चीजें क्लियर होगी? खटपट बंद करो भाई। तो ध्यान दीजिए, तो भाग 18 इसका जो विषय है वो क्या है? आपातकाल है। इसका जो स्रोत लिया गया यानी सोर्स जो है वो कहां से? जर्मनी का बीमर संविधान, जर्मनी का बीमर संविधान। इसका जो स्रोत लिया गया यानी सोर्स, सोर्स ऑफ जो इमरजेंसी है वो कहां से लिया गया? तो जर्मनी के विमर संविधान से लिया गया। तो जो आपातकाल है, बेसिक क्वेश्चंस, आपातकाल का वर्णन किस भाग में किया गया है? आपातकाल का स्रोत कहां से लिया गया है? भाग 18 में क्या है? अब इसके आर्टिकल्स की यदि हम बात करते हैं तो इसका आर्टिकल्स 352 से लेकर 360 तक है। ये चीजें क्लियर होगी। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। और देखो पढ़ना कैसे होता है, जब आप पीवाईक्यू करते हो वहां एक आपातकाल का क्वेश्चन आ जाता है, तो पूरे ही आपातकाल को आप पढ़ लीजिए। और यदि भाग से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को पता होगा कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशंस जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशंस में 22 भाग थे, और हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशंस में 8 अनुसूची थी, और हमारे 395 क्या थे? आर्टिकल्स थे। ये बात पता हो गई आप लोगों को? आगे बढ़ो। तो ये जो 22 भाग थे, मैंने देखा है कि कोई भी एग्जाम हो यूपीएससी से लेकर, क्योंकि देश का सबसे टफेस्ट और देश का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नंबर 1 पे आने वाला एग्जाम की मैं बात करूं, वो कौन सा है? यूपीएससी। तो यूपीएससी से लेकर नीचे तक जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, सभी एग्जामों में विद आपका जुडिशरी मैंने देखा है कि बहुत बार क्वेश्चन आता है। एक तरफ भाग डाल देते हैं, 1 2 3 4, एक तरफ उनसे संबंधित विषय डाल देते हैं, मैचिंग करने को वो दे देता है। और ये नेट और जेआरएफ का जो पेपर होता है उनका तो ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, वहां तो आता ही आता है। क्योंकि मैंने बहुत नेट जेआरएफ वाले बच्चों को पढ़ाया है और बहुत सारे बच्चे मतलब क्वालिफाई करके भी निकले। तो आप लोगों को ओरल पता होना चाहिए। ये नहीं कि सर भाग 18 में तो ये है तो 19 में क्या है, मैं पूछूं तो आपको पता नहीं, आप ब्लैंक हो गए। तो आप लोगों को 1 से लेकर 22 तक का कोई भी पूछे कि क्या है, तो आपकी मेमोरी इतनी शार्प होनी चाहिए 1 से 22 तक कंटिन्यू आप लोग बता सके। जिससे मैं एक बार आपको रिपीट करा दूं, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको रिपीट करा देता हूं। तो भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 केंद्र सरकार, भाग 6 राज्य सरकार, भाग 7 केंद्र शासित राज्यों का क्षेत्र, भाग 8 केंद्र शासित राज्यों की सरकार, भाग 9 नगर निगम नगर पंचायतें, भाग 10 एससी एसटी का प्रशासन, भाग 11 केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, भाग 12 पैसा यानी फाइनेंस वित्त की बात है, भाग 13 व्यापार, भाग 14 सिविल सर्विस, भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 गरीबों के लिए मदद, अर्थात भाग 17 भाषाएं, भाग 18 आपातकालीन, भाग 19 कानून में छूट, भाग 20 संविधान संशोधन, भाग 21 संक्रमण शक्तियां, भाग 22 संक्षिप्त नाम।
भाग जो मैंने 22 बोले हैं, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का मूल संविधान था, ये उसमें भाग 22 थे। बट प्रेजेंट में जो चल रहे हैं वो 25 चल रहे हैं। और भाग 22 जो थे उनमें से मेरे दोस्त एक समाप्त हो गया था, सातवां जो भाग है वो सातवां संविधान संशोधन 1956 में समाप्त हो गया था। ये चीजें क्लियर हो गई। तो भाग 22 में जब एक समाप्त हो गया तो बचेंगे कितने? 21। बट मैंने प्रेजेंट में कितने बताए आप लोगों को? 25। तो 21 में मेरे दोस्त मैं कितना जोड़ू जो 25 हो जाए? तो 4 भाग आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4 भाग बाद में जो जोड़े गए थे वो कौन कौन से थे। सर वॉइस कम आ रही है, मुझे तो नहीं लगता। वॉइस क्लियर है सब लोगों की? कम आ रही है। क्लियर है वॉइस? आप लोग अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकते हैं दोस्त? मुझे तो सही आ रही है। क्लियर है, चलो बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू। तो ध्यान दीजिए दोस्त, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लास्ट में जो 4 भाग जोड़े गए हैं वो 4 भाग कौन कौन से हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि वो क्या है। वो एक 4 का कै का आपने नाम सुना होगा, एक 9 के कै का आपने नाम सुना होगा, एक 9 के ख का आपने नाम सुना होगा, एक 14 के कै का यानी 14 के कै का आपने नाम सुना होगा। तो लास्ट में 4 जोड़े गए हैं, यानी किसी में मौलिक कर्तव्य है, तो किसी में विधिकरण है, तो किसी में सहकारी समितियां हैं। तो इस तरीके से इसमें ये जोड़ा गया। तो 21 और 4 25। तो मुझे याद है आज भी 2019 या 20 में शायद एक उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम था, वहां पे क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो उसमें ऑप्शंस 22 नहीं था, 25 था। और मुझे इतना भरोसा था कि मैंने उस दौरान सैकड़ों लोगों से क्वेश्चंस पूछा, आप इसका क्या करके आए? जो मुझसे पढ़ने वाले थे वही बोले कि सर 25 करके आए। और बाकी मैं जिससे भी टच में होता रहा, सब लोग हम 22 ऑप्शन में नहीं था तो 21 कर दिया, 20 कर दिया। तो किसी का तुक्के से सही होगा तो हो गया। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट में कितने भाग हैं? और इन 25 भागों में से एक भाग कौन सा है? उसमें किसका वर्णन है? आर्टिकल कहां से कहां तक है? इसका स्रोत कहां से कहां तक है? ये चीज क्लियर होगी। स्रोत कहां से लेगा? जर्मनी के विमर संविधान से। आप लोगों की वॉइस तेज होनी चाहिए। यदि मैं माइक्रोफोन हटा दूं ना तो मेरी वॉइस आपसे फिर भी तेज रहेगी। आप लोग बहुत सारे कुछ खा के भी आएंगे और यहाँ पे भी खाया है, तो वॉइस आपकी तेज होनी चाहिए। आगे चलो। तो ये जो आप लोगों का आपातकाल है, ये आपातकाल है क्या? अब आप लोगों को आपातकाल के बारे में मैं बता रहा हूं, आपातकाल क्या होता है, आपातकाल कितने तरीके का है। तो ये जो हमारा आपातकाल है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो ये आपातकाल भारत में 3 तरीके से आपातकाल लगाया जाता है। और आज तक कितनी कितनी बार लगा, कहां कहां लगा, किस किस की सरकार थी, क्या क्या चीजें प्रभावित थी, वे सारी चीजें बताई जाएंगी। एक होता हमारा राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। एक होता हमारा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और एक होता हमारा वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। ये चीजें क्लियर हो गई। यदि देखो आप लोगों को आर्टिकल क्लियर करना है तो इनका आर्टिकल्स भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये 352 में है, और ये 356 में है, और ये 360 में है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और मुझे बहुत याद है, क्वेश्चन इतना याद है, इतनी बार आता है कि सैकड़ों एग्जाम में भारत में आ चुका है कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगा। तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि 3 बार लगा ये है। और वो ऑप्शंस में हम लोगों के तब एग्जाम में बैठते हैं, या तो माइंड सही से काम नहीं करता, या एग्जाम का प्रेशर होता है, या नौकरी की टेंशन होती है, घर वालों का प्रेशर होता है, तो हम गलती कर देते हैं। तो आज तक वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लगा? एक बार भी नहीं। तो ये जो है राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन, ये जो तीनों हैं, इनका स्रोत जो है वो जर्मनी के विमर संविधान से लिया गया है। इनके तीनों के सेपरेट आर्टिकल्स अलग अलग हैं, ये बात पता चल गई। और जब तीनों ये लगाए जाते हैं तो ये तो इनके आर्टिकल्स हैं। जब राष्ट्रीय आपात लगेगा तो 352 के तहत नहीं लगेगा, 352 के तहत नहीं लगेगा, बल्कि 352 में तो इसका वर्णन किया गया है। ये चीज क्लियर होगी। आगे चले। वो 358 क्या है, 359 क्या है, वो इसमें चर्चाएं होंगी। ठीक है, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, थोड़ा ही बताएंगे। आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो सर हैं वो शायद आपको डेप्थ में बता पाएंगे।
तो राष्ट्रीय आपातकाल सबसे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए सर ये वजह क्या है, ये किन वजह के कारण लगेगा, इनकी वजह आपको पता होनी चाहिए। तो देखो दो वजह मैं बता रहा हूं। सबसे पहले वजह देश के अंदर अशांति हो, देश के अंदर क्या हो, अशांति हो। यदि देश के अंदर अशांति हो रही है या अशांति होने का खतरा है, अभी आप बीच में मत बोलें, यदि देश के अंदर अशांति होने का खतरा है या अशांति हो रही है तो राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हमारे देश पर कोई बाह्य देश अटैक्स कर देता है, कोई बाह्य शत्रु देश जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, अर्थात पूरे विश्व का कोई भी देश यदि भारत पर अटैक कर देता है, भारत पर वो आक्रमण कर देता है, तो इस परिस्थिति में हम राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। अच्छा यहां जो मैंने ये कहा कि अशांति, ये शब्द पहले था बट ये शब्द हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 इन दिस टाइम ऑफ पीएम मोरारजी देसाई फ्रॉम जनता दल। तो जनता दल की सरकार ने अशांति शब्द को हटाया क्योंकि इंदिरा गांधी, मैं बात करता हूं इंदिरा गांधी जी की आयरन लेडी ऑफ इंडिया, जो भारत की लौह महिला कही जाती है, और उनका शासन भी बहुत अच्छा रहा। ऐसा नहीं कि उनकी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कभी ना कभी किसी व्यक्ति का एक डिसीजन उसके सारे अच्छे कामों को गलत साबित कर देता है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि अशांति के कारण इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपात लगाया और उन्होंने बोला कि देश में अशांति होने का खतरा था, अर्थात मुझे लग रहा था कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में ये भिड़ सकते हैं। तो इन्हीं लोगों को मैंने भिड़ंत से बचाने के लिए क्या लगा दिया है, जबकि रियल जो वजह है वो रियल वजह कुछ और थी। रियल वजह क्या थी वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अशांति शब्द को हटा दिया गया और इसके स्थान पर एक मेरे दोस्तों नया शब्द जोड़ दिया गया, उसका नाम है सशस्त्र विद्रोह। यदि सशस्त्र विद्रोह का मतलब है यदि देश के अंदर विद्रोह हो रहा है, 6-7 राज्यों में जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, वो सॉल्विंग नहीं हो पा रही है और मामला बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। आगे बढ़ूं, क्लियर है। तो अशांति शब्द को हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, इसको रिप्लेस करके क्या लिया गया यानी सशस्त्र विद्रोह। ये बात बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ो, तो इस शब्द का यूज किसने किया था, इंदिरा गांधी जी ने इस शब्द का यूज किया। बट यह रियल वजह क्या थी दोस्तों, आपको रियल वजह को जानना है। इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी जी ने जो रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था, वैसे रायबरेली के बारे में थोड़ा बता देता हूं, उसको सुरमा नगरी कहा जाता है। कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया, निम्नलिखित में से सुरमा नगरी किसे कहा जाता है, तो रायबरेली को कहा जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ते हैं कि ऐसा, तो रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा था, बट इंदिरा गांधी जी रायबरेली सीट से चुनाव हार चुकी थी। लेकिन उन्होंने अपनी सत्ता के पावर का दुरुपयोग किया और अपने पद की गरिमा को ना समझते हुए अपने पद का दुरुपयोग करके पावर के दम पर जो जीता हुआ व्यक्ति उसे हराया हुआ घोषित कर दिया और अपने आप को जीता हुआ घोषित कर दिया। ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन जिस व्यक्ति को कानून की जानकारी होती है वो झुकता नहीं है, वो झुका देता है। जिस व्यक्ति को कानून की जानकारी होती है वो झुकता नहीं है, वो झुका देता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी वकील कभी किसी भी व्यक्ति के सामने झुकता नहीं है, वो झुका के चलते हैं क्योंकि उनको कानून की जानकारी होती है। कि वही मामला है जो आप बोलना चाह रहे हैं, वही मामला है। तो मैं बात कर रहा हूं कि फिर क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इनके खिलाफ में केस डाला और ये केस जीत गए फाइनली राज नारायण जी और ये जगमोहन रेड्डी। मैं इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो चीजें आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन फाइनली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंदिरा गांधी ने अपने पद का दुरुपयोग किया। और दुरुपयोग किस तरीके से किया, यानी उन वो जिस सीट से चुनाव लड़ी थी वहां से वो हार चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपना आप को प्रशासन के दम पर और अपनी पावर के दम पर अपना आप को विजेता घोषित करा लिया। ये चीज क्लियर हो गई। तो अशांति शब्द मैं बात करूं तो इसीलिए उन्होंने क्या अशांति जो अशांति था इस शब्द को हटाएगा, ये जोड़ देगा। फिर आगे बढ़े तो दूसरा क्या है, यानी बाह्य देश। यदि कोई हमारे ऊपर बाह्य देश आक्रमण कर देता है, कोई भी बाह्य कंट्री भारत पर आक्रमण कर देती है और वो आक्रमण ऐसा होना चाहिए जिससे हम एक सामान्य रूप से ना निपट सके।
आक्रमण तो पाकिस्तान ने 99 में भी किया था, कारगिल का युद्ध आपको याद होगा। आक्रमण तो पाकिस्तान में अभी किया था, उरी हमला हुआ था, पुलवामा हमला हुआ था। लेकिन हम लोग ये छोटे मोटे आक्रमण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इनको तो हम ऐसे ही निपट जाते हैं। एक ऐसा आक्रमण जिसको निपटने में भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़े, अर्थात वो कंडीशन एक सामान्य ना होकर एक क्रिटिकल कंडीशन हो, उससे पूरा देश प्रभावित हो रहा हो, अर्थात यानी बहुत बड़ी क्षति हो रही हो। ये चीज क्लियर हो गई। यदि कोई बाह्य देश हम पर आक्रमण करता है और वो आक्रमण इतना भयंकर हो जाता है कि वो सॉल्विंग में नहीं आता, तो इस परिस्थिति में मैं बात कर रहा हूं कि कैबिनेट, प्रधानमंत्री, याद रखना शब्द, प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट, यानी प्रधानमंत्री वाली कैबिनेट या सुपर कैबिनेट या किचन कैबिनेट, शब्द वो कुछ भी डाल सकता है, सुपर कैबिनेट या किचन कैबिनेट या प्रधानमंत्री वाली कैबिनेट या कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति जी यहां क्या लगा सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो राष्ट्रपति जी किसकी सलाह पर लगाएंगे? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल को मैं क्या बोल सकता हूं? संघीय मंत्रिमंडल। क्या बोल सकता हूं? यानी संघीय मंत्रिमंडल बोल सकता हूं, मंत्रिमंडल बोल सकता हूं, सुपर कैबिनेट बोल सकता हूं। ये चीज क्लियर हो गई। ये जो शब्द है ना, एग्जामिनर करता क्या है, शब्दों को घुमा फिरा के देता है। आपका ध्यान यहां हो सबका, ठीक है? क्योंकि ये शब्द शायद आपको किताब में, देखो ये सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, लेकिन इस तरीके से किताब में नहीं होगा। और मैं दावा भी इस बात का कर रहा हूं कि जो टॉपिक तुमने किसी भी सब्जेक्ट का मुझसे पढ़ लिया ना, क्वेश्चन नहीं बचेगा। 100% बता रहा हूं। और जब तुम्हारा मेंस होगा तो एक बार आप मुझे वैसे मैं कंटिन्यू आपको पढ़ाता रहूंगा, और 2 महीने जैसे आपके एग्जाम के बजाय आप मुझे बता देना, फिर मैं आप लोगों को मास्टर्स क्वेश्चंस भी दूंगा प्रत्येक सब्जेक्ट के। आपने 10th 12th में देखा होगा कि टीचर्स मास्टर्स क्वेश्चंस देते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है आपके समझ में नहीं आ रहा तो घूस देना, तो आधे नंबर के आसपास तो मिल ही जाएंगे। और क्वालिफाई करने के लिए आधे नंबर ही चाहते हैं, ये आपको पता होगा। आधे नंबर आपका मेरिट बना देंगे, क्योंकि मेंस कैसे लिखना है इसका बहुत अच्छे से अनुभव है। और मैं आप लोगों को एक एक चीज बता के चलूंगा। लेकिन आप लोग जब क्लास में हो, या तो अपसेंट रहो, आई डोंट केयर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या तो अपसेंट रहो या यहीं रहो। अभी मुझे मतलब परसों तरसों मैसेज आया था कि सर बच्चों को मोटिवेशनल करने के लिए कोई मतलब एक डायलॉग सा बोलो या कोई स्पीच दो या 2-2 मिनट की। अरे मोटिवेशनल तुमको क्या देना? मोटिवेशनल जब तुम्हारे सामने, आप एक बात बताओ, तुम्हारे सामने टारगेट है कि तुम्हें जज बनना है, तो तुम्हें किस बात का मोटिवेशनल? जब तुम्हारे सामने टारगेट है तो मोटिवेशनल किस बात का? यदि कोई इंसान मोटिवेशन लेकर मोटिव हो रहा है तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो खोखला है। वो 2 मिनट का मोटिवेशन ले रहा है, उसके बाद में बैठेगा और उसके बाद में फिर आएगा, जो करना वही करेगा। जब आपके इनर मोटिवेशनल, जब आपके अंदर का मोटिवेशनल, याद करो तुम्हारी माँ क्या कर रही होगी। किसी की माँ इस समय घास काट रही होगी, किसी की छोल रही होगी, किसी की मजदूरी कर रही होगी, या किसी की टीचिंग कर रही होगी, या किसी की कुछ ना कुछ काम कर रही होगी। याद करो किसी का इस समय किसी का बाप क्या कर रहा होगा, वो मजदूरी कर रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो मोटिवेशनल उन लोगों से लो, या उन भाई से लो, या उन भाभी से लो, या उन सिस्टर से लो जो हमें यहाँ भेजते हैं पढ़ाने के लिए। नहीं नहीं सर, ये कोई मोटिवेट नहीं है। मैं तो सीधी सी बात करता हूं कि आप लोगों का, वो बात आपकी सही है, यदि आप लोगों का रियल में सामने गोल है ना, तो आप लोगों को मोटिव करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को गोल क्लियर होना चाहिए। सुबह उठते ही पता चले मुझे जज बनना है, तो जज बनना है तो उसके लिए क्या करना वो करो। अब जिसका मोटिव नहीं होता ना, जो कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, दिल्ली में 50% लोग आते हैं मुखर्जी नगर की शिकल देखने के लिए, मजा लेने के लिए, घर से काम से बचने के लिए। घर काम करेंगे, यहाँ रहेंगे 1-2 साल, अपने मजे लेंगे, उसके बाद जाएंगे, ब्याह हो जाएगा, खत्म कहानी, जमीन है, जायदाद है, खत्म। जिंदगी यहीं तक सिमट के रह जाती है। बहुत लोग ऐसे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि मेरे आसपास से ज्यादा नहीं, कम से कम 50 लोग आ चुके हैं पिछले ईयर, और 50 के 50 जा चुके हैं। और मैं आया हूं कुछ करके ही जाऊंगा या मर के ही जाऊंगा, दो ही सिद्धांत है। करके ही जाऊंगा, मरना मेरे बस की नहीं है, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। मैं इतना अंदर से इतना स्ट्रोंग हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुझे उकसा के मेरे से कुछ गलत काम करा दे। और पावर मेरे अंदर इतनी है कि मैं जिस फील्ड में भी जाऊंगा, जिसमें भी कूदूंगा, वो चाहे एमएनसीज हो, चाहे सिविल सर्विस का हो, चाहे ये हो, उसमें मैं झंडे गाड़ दूंगा। मेरे अंदर इतनी पावर है। मैं हर फील्ड में काम कर चुका हूं और मेरे को काम करना आता है।
तो मैं वही बता रहा हूं कि आप लोगों का एक फील्ड है, अब आप लोगों को जज बनना है। जज बनना है तो उसके पीछे भागो, बस उठो, उसी के पीछे भागो। और जिस दिन जज बन जाओगे ना, तुम्हें उस दिन लगेगा कि हाँ सर क्या बोलते थे। उस दिन पावर दिखाई देगी। उस दिन जब पावर फील होती है ना, जब पता चलता है। दूसरे की पावर को देखकर मजा नहीं आता, अपनी फील होती है तब पता चलता है। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि यहां जब रहा करो, एब्सेंट हो तो कोई टेंशन नहीं, एक दो का ध्यान इधर उधर था। मैं इसलिए बोला हूं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं और मैं मारता हूं हमेशा। ये पहली बार केस ऐसा है कि दिल्ली में मार नहीं रहा हूं किसी बच्चों को, वरना मैंने 35-35 40-40 साल के तोड़े हैं, और इतने तोड़े कि रुवा दिए क्लास में। तो इसीलिए आप लोग को जब यहाँ प्रेजेंट हो तो ध्यान एकदम स्मार्ट बोर्ड पे होना चाहिए, ध्यान एकदम मेरे पास होना चाहिए। तो ध्यान दो, मैं बात कर रहा हूं वजह। ये सिर्फ दो वजह हैं। यदि बाह्य देश कोई भारत पर आक्रमण कर देता है तो इस परिस्थिति में देश पर क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस आर्टिकल में है? राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति जी किसकी सिफारिश पर लगाएंगे? यदि मंत्रिमंडल अपनी सिफारिश ना दे, क्या राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं? ये आपने बोला ना नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। यदि मंत्रिमंडल अपनी सिफारिश ना दे तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, बट उसे यानी अपने कुछ समय में क्या करना पड़ेगा, यानी संसद से वो पारित कराना पड़ेगा। ये चीज क्लियर होगी। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने की कितनी वजह है? दो वजह। या तो अब प्रेजेंट में अशांति नहीं है, प्रेजेंट में क्या है, सशस्त्र, और कोई बाह्य देश भारत पर, ये चीज क्लियर होगी। और आज तक कितनी बार लगा? 1962, 1971 और 1975। अब ये जो चर्चे में आई है, इसके कारण चर्चे में आया था, क्योंकि 25 जून, मैं 25 जून की बात कर रहा हूं, 25 जून रात देश में एक ऐसा दिन था, 25 जून की बात कर रहा हूं, 25 जून एक ऐसा दिन था जब 25 जून की शाम हुई। तो शाम होने के बाद लोग बाग सो गए। जब सुबह उठा, कोई अपने गांव से पथवारे में गोबर डालने जा रहा है, कोई सेविंग कराने जा रहा है, कोई कटिंग कराने जा रहा है, तो कोई अपने काम पे जा रहा है। जो भी जा रहा है वो रास्ते में पिट रहा है, क्योंकि पुलिस चारों तरफा इतनी फैल चुकी थी कि जो देखा धेडंडा, जो देखा धेडंडा, जो देखा धेडंडा। तो इतनी बुरी परिस्थिति हो गई, छोड़कर कांग्रेस पार्टी को पूरे देश के अंदर जितने भी पार्टी के राजनीतिक व्यक्ति थे, सबकी स्थिति इतनी खराब थी कि ऊपर से लेकर नीचे तक तो मारते मारते सुझा दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। तो राजनीतिक प्रभाव समझ में आया? यस, राष्ट्रीय आपात है। 144 क्या है इसके सामने? कुछ भी नहीं है। 144 तो क्या है, कहीं दो या तीन व्यक्ति आपस में चुगली पुगली कर रहे हैं तो उनको करने से रोक दिया जाए। क्लियर हुआ? आगे चलो। तो मैं बात कर रहा हूं कि 25 जून 1975 को राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ, यानी देश में विकेंद्रीकरण के स्थान पर केंद्रीकरण आ गया, अर्थात सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में पहुंच गई। पूरी पावर उस व्यक्ति के हाथ में, ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। यदि कोई व्यक्ति उसका विरोध करेगा तो सीधा उसको पीटा जाएगा और उसको जेल में डाला जाएगा। तो राजनीतिक प्रभाव तो ये रहा। अब आर्थिक प्रभाव क्या रहा सर? जो गांव के मजदूर लोग, किसान लोग, यानी जो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने जा रहे हैं, तो रास्ते में देखा पुलिस मिली है, चार लोगों को देख तो दे डंडा दे डंडा, अर्थात लोगों की इकोनॉमी की कमजोर हो गई। क्लियर हुआ? और यहां मैं बात कर रहा हूं कि एक धार्मिक प्रभाव कैसा रहा, कि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि एक जो आरएसएस है, आरएसएस को इस समय एक हिंदू का एक प्रमुख दल बोला जाने वाला आरएसएस, और यानी दो तीन दल ऐसे थे, यानी यहां पर कट्टर तरीके से उन दलों को बहुत बुरी तरीके से पकड़ पकड़ कर जेल में डाला गया। उस दौरान की जितनी भी 1975 की जितनी भी मुख्य सेलिब्रिटी, यानी मुख्य लीडर्स ऑफ इंडिया, उन सभी को जेल में डाल दिया गया। और वो व्यक्ति जिसका कोई कसूर ना हो, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाए, तो क्या वो बगावत करेगा या नहीं करेगा? तो यही कारण रहा है कि 1977 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी जी को मुंह की खानी पड़ी और उसको सत्ता से नीचे जाना पड़ा, और यहां पर मोरारजी देसाई पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ये बात बिल्कुल स्पष्ट आपको हो गई। आगे चले, मैं बात कर रहा हूं कि 1962 में आक्रमण हुआ था। 1962 में भारत पर किसने आक्रमण किया? ये चीज भी नहीं क्लियर आप लोगों के? ये छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए। 1962 में भारत पर चाइना ने आक्रमण किया और 1971 में भारत पर
पाकिस्तान ने आक्रमण किया और 1962 का इतना भयंकर मैं बात कर रहा हूं आक्रमण था कि हम लोग उससे निपटने में असक्षम थे। वजह, अभी तो हम आजाद हुए, बच्चा हुआ ही है, उस पर तुम आक्रमण कर दो। 10-12 साल का बच्चा, क्लियर हुआ, उस पर आक्रमण कर दिया। उसकी इकोनॉमी की इतनी डूबी हुई है। पहले तो आजाद होते ही बच्चा पैदा हुआ, पाकिस्तान ने मार लिया उसको। पाकिस्तान जैसे हम आजाद हुए, छदम युद्ध कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी 10, सीमा में घुसपैठ करता ही रहा था। उसी के लिए हम लोगों ने क्या किया था, बेरुवाड़ी वाद आपको पता होगा, तो वो पाकिस्तान के अटैकर्स के कारण ही आया था। आगे चलूं तो पाकिस्तान अटैक कर रहा है और इसी दौरान आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा, इसी दौरान पाकिस्तान ने आक्रमण किया, इसी दौरान चाइना ने आक्रमण किया, इसी दौरान सूखा भी पड़ गया। कुछ तुमने मारा, कुछ उसने मारा, कुछ मुझे खुदा ने मार दिया, तो क्या बच पाऊंगा? तो इस परिस्थिति में हमने यहां क्या लगाया, ये बात क्लियर हो गई। यहां हमने राष्ट्रीय आपातकाल लगा देगा। 1971 में पाकिस्तान ने आक्रमण करा और ये भी ठीक ठाक आक्रमण था कि हम निपटने में यानी असक्षम थे। तो इस परिस्थिति में यहां क्या लगा, आपातकाल। तो देश के अंदर कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा और वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा? राष्ट्रीय आपातकाल लगने की कंडीशन कितनी है? पहली कंडीशन क्या है, देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम इतने भयंकर तरीके से हो रहा हो कि देश के आधे से अधिक राज्य के व्यक्ति आपस में कट मर रहे हो। ये नहीं पता तू क्या है, मुझे इतना पता है कि तू हिंदू है तो मैं तेरे को मारूंगा, मुझे इतना पता है कि तू मुस्लिम है तो मैं तेरे को मारूंगा, मुझे इतना पता है कि तू सिख है तो मैं तेरे को मारूंगा। तू कितना दयावान है, तू कितना इनोसेंट है, तू कितना ब्यूटीफुल है, आई डोंट केयर, इसकी कोई परवाह नहीं करनी है। बस सीधा सा क्या है, यानी आपस में कोई भी एक दूसरे के धर्म में जब विवाद होता है तो एक दूसरे के मारने के उतालू हो जाते हैं। यदि ऐसी परिस्थिति हो रही हो देश के अंदर, यानी सशस्त्र विद्रोह भयंकर तरीके से हो रहा हो और उसको निपटने में स्टेट गवर्नमेंट असक्षम हो सारे राज्यों की, तो उस दौरान केंद्र क्या करती है कि सबकी शक्ति का हनन करके पावर को अपने हाथ में ले लेती है, अर्थात इस दौरान सत्ता का विकेंद्रीकरण कमजोर पड़ जाता है और केंद्रीकरण अपने चरम पर होता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहां संघ की झलक दिखाई देती है और आर्टिकल 1 की झलक दिखाई देती है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ। आप लोगों को वॉइस क्लियर हो रही है? आप लोगों को स्पीड तो नहीं लग रहा कुछ? ऑनलाइन में थोड़ा थोड़ा बताते चलना भैया, सारी चीजें क्लियर है ना? क्योंकि लिखने का मैटर नहीं, सारा कुछ लिखा आपके पास में है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो लिख दिया करो भैया। तो आप लोग ध्यान दो, ये चीज आपके क्लियर हुई? तो इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, देश के राजनीतिक व्यक्तियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, देश में जो मंदी है, मैं बात कर रहा हूं मंदी, मंदी देखने को नहीं मिली, अर्थात वस्तु के दाम बहुत ऊंचे हो गए, वस्तु के दाम 2 गुना 3 गुना हो गए। तो वस्तु के दाम बढ़ने के कारण ये आर्थिक स्थिति, मैं बात कर रहा हूं देश की, बहुत बुरी स्थिति हो गई। और धार्मिक स्थिति, लोगों को पकड़ पकड़ के धर्म के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, तू पता चला आरएसएस का, चल अंदर, तू पता चला बीजेपी का हिंदू, तो चल अंदर। तो यहां पर धार्मिक स्थिति का प्रभाव क्या पड़ा आप लोगों को पता चला, राजनीतिक स्थिति का प्रभाव क्या पता चला आपको पता चला ना, और सांस्कृतिक प्रभाव इतना जबरदस्त रहा, मैं बात कर रहा हूं कि एक संस्कृति, हिंदू संस्कृति कुछ पता ही नहीं, इस दौरान हिंदू संस्कृति कुछ थी नहीं थी। यदि कोई हिंदू संस्कृति की बात करो तो पकड़ा सीधा अंदर। मतलब इतनी बुरी स्थिति थी यहां पर कि लोगों को ये नहीं पता हुआ क्या, लोग उठ रहे हैं और जंगल को जा रहे हैं, जंगल को जा रहे हैं, रास्ते में पीट दिया। वो पूछ रहा भाई क्या हुआ, उनको आपातकाल लगा, रात में तो सब कुछ ठीक था लेकिन सुबह क्या हुआ। तो जब लोगों ने देखा, राजनीतिक लोगों ने देखा, जिन्हों के घर अखबार आते हैं उन्होंने देखा, तो अरे यार ये तो बहुत बुरी स्थिति, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, सब लोग भाई बहन की तरीके से रह रहे थे और इतनी बुरी स्थिति किसने ला दी, कांग्रेस पार्टी ने ला दी। और यही हश्र है कांग्रेस पार्टी का जो आज तक भुगत रही है, यही कारण है, कुछ कांग्रेस पार्टी के काम ऐसे हैं जो आज तक वो भुगत रही है। यदि ऐसे काम ना करती तो मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है और देश की सबसे अच्छे वर्क करने वालों में पार्टी है। आप लोग एक बार अच्छे से, शांति से, तटस्थ तटस्थ होकर, न्यूट्रल होकर कभी कांग्रेस पार्टी के वर्क को देखना। देश में आज जो 80% यूनिवर्सिटी हैं कांग्रेस पार्टी ने खोली, 80% कॉलेज कांग्रेस पार्टी ने खोले, 80% से ज्यादा हॉस्पिटल कांग्रेस पार्टी ने खोले, 80% से ज्यादा हाईवे कांग्रेस पार्टी ने बनाए और 80% से ज्यादा नीतियां, पॉलिसियां कांग्रेस पार्टी ने चलाई। और जो ये फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति, ये कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन। लेकिन
90% काम नहीं, 95% काम को जनता याद नहीं करती। एक काम, दो काम गलत हो जाता है, उसको सर पे उठा के घूमती है। देखो इसने ये चीज क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। तो ये राष्ट्रीय आपात का पता चला क्यों होता है, क्या होता है। आगे बढ़ूं तो अब हम थोड़ा सा मैं बात करता हूं किसकी, यानी हम यहां ले लेते हैं, हमको फिर दोबारा से लिखना पड़ जाएगा, कोई नहीं। तो एक क्या था हमारा, राष्ट्रीय आपात। ये चीज क्लियर हो गई आपके, कोई डाउट तो नहीं है। तो इसी के हमने 50 वर्ष पूरे किए हैं। हमें फिर याद आया वो तानाशाही जमाना, कि लोग जब तानाशाही हो जाते हैं तो क्या करते हैं, और वही मुझे फिर 2 दिन पहले याद आया। मैं बात कर रहा हूं देश के प्राइम मिनिस्टर, ये बताना तो आप लोगों को मेरा जरूरी है, क्योंकि आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो और आप भावी देश के चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, आप कोई ना कोई चीफ जस्टिस बने तो मुझे भी मतलब बहुत अच्छा लगेगा। कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट ऐसा तो है कि यहाँ देश के मतलब सर्वोच्च न्यायपालिका में बैठा हुआ है, या देश की अन्य न्यायपालिकाओं में बैठा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ कि कोई पटना में बैठेगा, कोई कहाँ बैठेगा, इलाहाबाद में, कहीं ना डिफरेंट डिफरेंट जगह बैठोगे, लेकिन आप लोग हमेशा तटस्थ होकर ही डिसीजन लेना। आप राजनीति से कोई संबंध मत रखना, क्योंकि जब जब सत्ता के जब जब सत्ता के सत्तेधारी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अपना संबंध बनाया है, तब तक मैं बात कर रहा हूं डिसीजन गलत ही आए हैं, तब डिसीजन कोई सही नहीं आया है। इसका एक नहीं 10-10 एग्जाम्पल मेरे साथ में है, मेरे सामने है, मेरे याद है। तब तब देश के सत्ताधारी दल के नेता, अर्थात सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जजों से अपनी साठ गांठ करते हैं, तो तब वे कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनको सपोर्ट कर देता है। तब तक सुप्रीम कोर्ट क्या होता, मैं प्रॉब्लम है सर, ओके। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात कर रहा हूं, तो आप लोगों को चाहे आप कहीं पर भी बैठो, सेशन कोर्ट हो आपका, हाई कोर्ट हो आपका, या सत्य कोई भी कोर्ट हो, आप जिस भी कोर्ट में बैठे, आपको मैं बता रहा हूं आप लोगों को तटस्थ रहना है, नहीं देखना है। यदि बराबर में, मेरा तो सीधा सिद्धांत है, बराबर में भाई भी है, बहन भी है, माँ भी है, बाप भी है, वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि जो आप निर्णय देंगे, हाँ वो कर रहे हैं वो कुछ क्या रहे हैं? मेरी वॉइस बहुत कम है सर, सही है तो इसको उतार दिया जाए, फिर वहां नहीं जाए, वहां पहुंच जाएगी, ओके। आप लोगों का आवाज क्लियर है भैया? आवाज बताइए, आवाज ऑनलाइन में आवाज क्लियर है? क्लियर है, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा, धन्यवाद आप सब लोगों का, शुक्रिया। तो ध्यान दीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि तब तब आपका कोई भी व्यक्ति हो, बराबर में भाई हो, बहन हो, चाचा हो, ताऊ हो, भतीजी हो, बेटी क्यों ना हो, बेटा क्यों ना हो, यदि वो गलत है तो डिसीजन उसके खिलाफ में देना। क्योंकि आपका जो डिसीजन होगा, यदि आप अपनी बेटी के हित में दे देते हैं तो आपकी बेटी बच सकती है, लेकिन लाखों बेटियां आपके क्या हो जाएंगी, एक डिसीजन से हो सकता है उनका जीवन खराब हो जाए। तो डिसीजन ऐसा लेना है कि एक को नहीं बचाना, लाखों को बचाना है। डिसीजन मेकिंग सीखना है आप लोगों को, कि सुप्रीम कोर्ट का जज, जो हाई कोर्ट का जज जो डिसीजन देता है, उसके पैमाने क्या होते हैं। एक दिन मैं आपकी क्लास रखूंगा, सर से परमिशन लूंगा कि डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का जज लेता है, यदि आप किसी को गोली मार दे और सामने वाला व्यक्ति मर जाता है, और मारने वाला व्यक्ति 2 महीने में आकर छूट के आ जाता है, 2 या 3 महीने में, और एक व्यक्ति किसी को गोली मार देता है तो उसको फांसी हो जाती है। तो इसका आधार क्या है, दोनों ने मर्डर किया है, दोनों ने ही मर्डर किया है, और एक छूट के आ जाता है, एक को फांसी लग जाती है, एक 2 महीने में आ जाता है, एक 4 महीने जेल में सड़ जाता है। तो इनके पीछे के आधार क्या है, पैरामीटर क्या है, जज किन चीजों को देखता है, जो चीफ जस्टिस होते हैं वो किन चीजों को देखते हैं, उनकी जो बेंच होती है वो किन चीजों को देखती है। एक दिन मैं पूरा आप लोगों को वो बताऊंगा, किस तरीके से इमोशनली नहीं होना है, हम लोगों को किस तरीके से डिसीजन लेने होते हैं। तो आपातकाल आपको क्लियर हुआ? आगे बढ़ूं तो फिर मैं बात करूं जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन, ये राष्ट्रपति शासन लगाने की 2 कंडीशन है मेरे दोस्त।
पहली कंडीशन आप समझ लीजिए, किसी भी राज्य में, कोई भी राज्य हो, वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के कोई भी राज्य हो। क्लियर हो गया? तो कोई भी राज्य हो, यदि किसी राज्य में चुनाव हुए, किसी राज्य में क्या हुआ, और यदि चुनाव में किसी भी पार्टी को क्या नहीं मिला, पूर्ण बहुमत, किसी भी पार्टी को यदि पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है, यानी कुल सीट बटे 2 प्लस 1, ये चीज पता है ना, कुल बटे 2 प्लस 1, यानी 100 का बहुमत कितना हो गया, 51। ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ो। तो यदि किसी पार्टी को, यदि किसी राज्य में चुनाव हुआ है और किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, तो वहां के जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल साहब होते हैं, वो उन पार्टियों से बोलते हैं, बाबूजी आप गठबंधन कर लो, आपस में मिल जाओ, भाई बहन का भाईचारा दिखाओ। तो यदि पार्टियां आपस में मिल जाती हैं और वो गठबंधन करके सरकार बनाती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये बात क्लियर होगी। और यदि इस कंडीशन में पार्टी आपस में नहीं मिलती है, तो यहां पर 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपात सॉरी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और 6 महीने बाद पुनः चुनाव कराए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति एक राज्य में नहीं, भिन्न भिन्न राज्यों में देखने को मिली है। आपको याद होगा कि दिल्ली में जब पहली बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, 49 दिन की सरकार के बाद समथिंग उन्होंने क्या किया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था और 6 महीने बाद चुनाव हुए थे। फिर अरविंद केजरीवाल जी 70 सीटों में से 67 सीटें चुनाव जीत कर आए थे। ये चीज क्लियर है? और ऐसा एक राज्य में नहीं, ये एग्जाम्पल मैं 10 राज्यों के आप लोगों को दे सकता हूं, लेकिन आपको एग्जाम में एक ही लिखना है तो बहुत है, खामा की चीजें याद नहीं करनी है। एक चीजें याद करो जितना हमारा माइंड पचा सके और जितनी हम एग्जाम तक ले जा सके। आगे बढ़ू। देखो, मैं बात कर रहा हूं, इस समय दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है। तो वो किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है और किस आधार पर नहीं, मेरा पूरा सिद्धांत बिल्कुल क्लियर है। पहला, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी कोई बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है कि यदि किसी राज्य का कोई चीफ मिनिस्टर जेल चला जाता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी किसी बात का वर्णन नहीं है। तो ये बात खंडित हो जाती है कि यहां राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा। ये चीज क्लियर होगी। लेकिन यदि सत्ता का दुरुपयोग किया जाए, यदि सत्ता का दुरुपयोग किया जाए, क्योंकि दिल्ली में सत्ता का दुरुपयोग होने के चांसेस हैं, क्योंकि 7 जो एमपी हैं वो बीजेपी के हैं और सेंट्रल में बीजेपी है, और बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की नहीं बनती है किसी भी कंडीशन में। कोई भी शर्त कर लो, ये दोनों एक साथ नहीं है। तो यदि सत्ता का दुरुपयोग करना चाहे तो वो भिन्न भिन्न परिस्थिति में लगा सकती है। भिन्न भिन्न परिस्थिति कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, यानी कहीं छोटा मोटा दंगा फसाद हो जाता है तो उसको बेस बना के लगा सकती है। कोई डिसीजन अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ले लेती है, उस डिसीजन से कुछ विद्रोह हो जाता है तो उस विद्रोह के आधार पर लगा सकती है। या जनता ही किसी बात को लेकर, आपने देखा होगा कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अभी कुछ समय पहले दिल्ली में जल संकट चरम पर था, तो हरियाणा ने अपना पानी रोक दिया था, ऐसी बात चल रही थी। तो दिल्ली की जो जल मंत्री हैं आतिशी जी के खिलाफ, यानी बीजेपी के जो भी वक्ता हैं और जो बीजेपी को सपोर्टर हैं, सब लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था और मटका लेकर मटका भी फोड़ा था। किस लिए? ताकि वो लोग, यानी क्या साबित कर सके, देश के सुप्रीम पावर को ये बता सके कि दिल्ली में जो शासन तंत्र है वो विफल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जनता की बात को सुनने के लिए यानी बाध्य नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी बात को दरकिनार कर रहा है। कहीं ना कहीं यानी शिक्षा, जल, हाउस, ये जो बुनियादी चीजें जनता तक, आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जो आम आदमी पार्टी है, इसका शासन विफल चल रहा है। इस बेस पर मैं बात कर रहा हूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो, आगे बढ़े। लेकिन भैया मोदी है तो मुमकिन, वो कुछ भी।
तो ध्यान दीजिए, तो राष्ट्रपति शासन कंडीशन कितनी होगी? पहली कंडीशन क्या होगी कि यदि किसी राज्य के, देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो रहे हो और उस चुनाव में वहां किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले और राज्यपाल महोदय जी कहें, गवर्नर साहब जी कहें कि प्लीज आप लोग गठबंधन कर लो, भाई बहन बन जाओ, लेकिन यदि भाई बहन लोग बनना नहीं चाहते हैं, गठबंधन करना नहीं चाहते हैं, तो इस परिस्थिति में वहां के राज्यपाल एक लिखित सिफारिश देंगे किसको? राष्ट्रपति जी को। और राष्ट्रपति जी की लिखित, सॉरी, राज्यपाल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति जी यहां क्या लगा देंगे? आगे चलें, ये चीज क्लियर होगी। पहली कंडीशन, आगे बढ़े। दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि यदि राज्य सरकार अपना शासन चलाने में, अपना शासन चलाने में कहीं ना कहीं वो विफल है या वो असफल है, राज्य सरकार अपना शासन चलाने में कहीं ना कहीं विफल हो रही है, वो सही से अपने डिसीजन नहीं ले पा रही है, वो कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके डिसीजन के खिलाफ में लोग खड़े हो जाते हैं, बगावत कर देते हैं। लगभग राज्य की 40 से 50% जनसंख्या सड़कों पर उतर जाती है और उसके पुतले फूकने लग जाती है। मैं चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, मैं जल मंत्री की बात कर रहा हूं, मैं कानून मंत्री की बात कर रहा हूं, मैं गृह मंत्री की बात कर रहा हूं। जो टॉप मिनिस्टर होते हैं उनके पुतले फूके जाते हैं, चीफ मिनिस्टर के पुतले फूके जाते हैं। अर्थात यदि कहीं ना कहीं, बाद में भी होता है, मैं एग्जांपल दूंगा, टेंशन ना लीजिए, मैं हूं ना तो मुमकिन है। तो यदि राज्य सरकार अपना शासन करने में विफल हो रही है तो इस परिस्थिति में क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति। ये बात क्लियर होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मुझे याद है 2000 समथिंग, यदि सन में सही बोल रहा हूं तो 13, सही लिखा गया है गलत, तो 2013 की मैं बात कर रहा हूं। 2013 में आपने सुना होगा कवाल, कवाल का झगड़ा सुना है कि जहां दो सैनी लोगों को, यानी मुसलमान के लोगों ने मार दिया था और फिर पूरा सैनी समाज और पूरा जाट समाज यानी एक होकर, इतना 2013 में, हो सकता है आप लोग उस समय बच्चे हो, तो 2013 की मैं बात कर रहा हूं, पूरा उत्तर प्रदेश में, यानी सरकार जो चल रही थी वो किसकी थी? अखिलेश यादव जी की थी। तो पूरे उत्तर प्रदेश में यानी राष्ट्रपति शासन की मांग चल रही थी, पूरा उत्तर प्रदेश में यानी हिंदू और मुस्लिम हो चुका था, पूरा भर के हिंदू मुस्लिम हुआ था। मुझे याद है कि राजस्थान से भी और हरियाणा से भी जाट लोग ट्रैक्टर पे भरकर यानी कहां पहुंच रहे थे कि कवाल मुजफ्फरनगर में जा रहे थे, और फिर उन लोगों को यानी गंग नहर में रोक के कुछ उपद्रवियों ने उनको पकड़ा और ट्रैक्टर समेत जला दिया गया और गंग नहर में ना जाने कितनी लाशें बिछी थी। तो उस दौरान मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट की, जो विपक्ष में बैठी हुई सरकार है, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल बीएसपी बहुजन समाज पार्टी है, जो विपक्ष के लोग थे, अर्थात जो विपक्ष की पार्टियां थी, उन सभी लोगों ने मांग की थी कि राज्य के अंदर यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, यानी जो राज्य सरकार है वो शासन को चलाने में असफल है, वो विफल है, वो इस दंगे को कहीं ना कहीं रोक नहीं पा रही है। क्लियर हुआ? तो उसके फिर 3 दिन बाद भारत सरकार ने अपनी आर्म फोर्स भेजी, लाइक आईटीबीपी, बीएसएफ, इस तरीके की आर्म फोर्स भेजी थी, और आर्म फोर्स भेजकर यानी शूट एंड डू एंड डाई का मतलब किया था, यदि कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई देता है तो तुरंत गोली मार दीजिए। तो इस इतनी परिस्थिति, मुझे याद है कवाल वाला झगड़ा उस दौरान मैं पढ़ाता था, तो मैं जब मेरठ सिटी में जाता तो मेरा 3 से 4 दिन का सेंटर मैंने ऑफ किया था, क्योंकि मैं 2-3 गांव ऐसे थे जो बाहुबली यानी मुस्लिम गांव थे, तो कहीं ना कहीं खतरा होता है। मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई मुस्लिम फेरी करने वाला है, उस व्यक्ति को पकड़कर मारकर जंगलों में डाल दिया गया। तो मैंने 4 से 5 दिन अपना सेंटर बंद किया हुआ था, क्योंकि एक लॉन्ग रास्ते से समथिंग 1.5-2 घंटा लगता है जाने के लिए, बहुत जाम हो जाता था। शॉर्ट रास्ते से समथिंग आधा घंटा, तो वहां 2-3 यानी बाहुबली मुस्लिम गांव पड़ते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं खतरा ऐसा था कि कोई यानी एक इसकी चपेट में कहीं ना कहीं मैं ना आ जाऊं। तो ऐसा मैंने इसलिए किया, मैंने ऐसा इसलिए किया कि मैंने बहुत एग्जाम्पल ऐसे देखे कि यानी गांव में कचरी बेचने वाला, गांव में चूरन बेचने वाला, गांव में कुछ भी बेचने वाला व्यक्ति, अमरूद बेचने वाला व्यक्ति को पकड़ा, यानी कोई
कुछ भी सामान बेचने आ रहा है उस व्यक्ति को पकड़कर जंगलों में डाल दिया गया। कोई हिंदू का आ रहा है तो मुसलमानों ने काट दिया, मुसलमान का आ रहा है तो हिंदुओं ने काट दिया। इतनी बुरी स्थिति थी। राजस्थान हरियाणा आसपास के लोगों से हिंदू इकट्ठा होकर यानी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की ओर कूच कर गया था और उन दो व्यक्ति के बदले ना जाने कितने मुसलमानों ने अपना बलिदान दिया, कितने मुसलमान लोग मारे गए, ना जाने कितने हिंदू लोगों ने अपना बलिदान दिया। गलती किसकी किसकी नहीं, अंत में जब आता है तो फैसला ही हो जाता है। फिर सब लोग ये बोलते हैं अमन की चैन की नींद सोए दोनों पक्षों के लोग। उनको समझौता किया जाता है, जिसका जाने वाला होता है वो चला जाता है और जो लगाने वाले होते हैं वो लगा के पीछे। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचने की आप लोगों को कोशिश करनी है। तो यदि राज्य सरकार अपना शासन करने में विफल हो रही है, अर्थात राज्य के अंदर दंगा, झगड़ा, विवाद इतने चरम पर पहुंच गया है कि राज्य सरकार अनकंट्रोल है, राज्य सरकार से कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है और वो दंगा एक राज्य में नहीं बल्कि उसके पड़ोसी राज्य में भी भड़क गया है, उसके पड़ोसी में नहीं बल्कि उसके तीसरे पड़ोसी में भड़क गया है, तीसरे में नहीं चौथे में भी हो गया। आपने जस्ट अभी देखा होगा मणिपुर, मणिपुर की जो आग थी वो कहीं ना कहीं मिजोरम में भी देखने को मिली, वो नागालैंड में भी देखने को मिली, वो असम में भी देखने को मिली, वो अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिली, वो त्रिपुरा में भी देखने को मिली। तो भारत सरकार ने उस दौरान वहां क्या किया, यानी आर्म फोर्स को भेजकर इस सिचुएशन को कंट्रोल किया। और यदि सरकार आर्म फोर्स नहीं भेजती है तो वहां पर राज्यपाल की सहमति से क्या लगा दिया जाता है, क्लियर होगा। यदि कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो राज्य की पूरी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाएगी, अर्थात केंद्र का वहां एक पुतला रहता है जिसको राज्यपाल बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर वो सारे काम करता है, राष्ट्रपति तो नाम का रहता है, राष्ट्रपति तो नाम का रहता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर सारे काम करेगा। तो राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल मान के चलो एक पुतला है, किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। और आपने देखा होगा जब देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है, जब देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है, रातों रात 10-12 राज्यों के राज्यपाल ऑटोमेटिक अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। मुझे याद है जब 2014 में यानी बीजेपी की सरकार बनी थी तो कांग्रेस पार्टी के जो राज्यपाल थे भिन्न भिन्न राज्यों में, उन्होंने अपने राज्यों से क्या दे देता, यानी अपने पद से इस्तीफा दे देता। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट बनती रही, कांग्रेस के राज्यपाल अपना इस्तीफा देते रहे पहले से पहले। उन्हें पता सामने वाला आएगा, कुर्सी से उठाएगा, नीचे बैठाएगा, बेइज्जती से अच्छा कि अपना आप उठो जाओ। तो तब सरकार चेंज होती है, तब तक राज्यपाल भी 50% से ज्यादा चेंज हो जाते हैं, क्योंकि राज्यपाल क्या होते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पुतला होते हैं, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के मैं बात कर रहा हूं, उनके इशारों पर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका एक प्रतिनिधि कहां बैठा रहता है, राज्य में, जो पूरी पावर में आ जाता है। कब, जब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ये बात क्लियर है आपके, कोई डाउट तो नहीं है। जब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो प्रभाव समझो, आर्थिक प्रभाव क्या रहेगा, राज्य के अंदर मंदी भी आ सकती है, राज्य के अंदर महंगाई भी आ सकती है। तो इकोनॉमी की प्रभाव मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाए। सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है, यानी जिस सत्ता की सरकार केंद्र में होगी उस दल के बहुदल व्यक्ति यानी क्या होंगे, अपनी मर्जी से सारे काम करेंगे। बात क्लियर है। सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि सरकार किसकी, मुसलमानों का पक्ष लेने वाली बैठी है तो मुसलमान अपनी तानाशाही दिखाएंगे, यदि हिंदू का पक्ष लेने वाली बैठी है तो आप लोग देख रहे होंगे हिंदू तानाशाही दिखाएंगे। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और जिस राज्य में सरकार बीजेपी की हो या बसपा की हो या कि कांग्रेस की हो और सेंट्रल में भी सेम उसी पार्टी की सरकार हो, तो जिस दल को या जिस गठन को या जिस धर्म को वो पार्टी सपोर्ट करेगी, वो धर्म या वो दल, मैं बात कर रहा हूं, अपने ग्रोथ करेगा और बाकी लोगों के धार्मिक शोषण भी किया जाएगा। तो धर्म पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखना कैसे, लैंग्वेज कैसी है, एक एक आपके नोट्स में लिखी हुई। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, जो अदर पार्टी के व्यक्ति होंगे जो चीप अटैक करेंगे, सभी व्यक्ति को पकड़ा जाएगा और कूटा जाएगा और अंदर कर दिया जाएगा। बात क्लियर होगी, आगे बढ़े। तो राष्ट्रपति शासन से सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव क्लियर है। और राष्ट्रपति शासन की मैं बात कर रहा हूं, जब ये लगता है तो दो कंडीशंस होती हैं और दोनों कंडीशंस आपके क्लियर हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन, सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा, तो यूपी में। पहली बार कहां लगा, तो पंजाब में। सबसे कम दिन
सबसे कम दिन के लिए कहाँ लगा? तो कर्नाटका में, मात्र 7 डेज। लेकिन क्यों करना है याद? आप लोग एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की नहीं कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी नहीं कर रहे हो। वहां पूछा जाता है कि देश का वह पहला राज्य जहां राष्ट्रपति शासन लगा, देश का वह राज्य जहां सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा, देश का वह राज्य कर्नाटक। पहली बार आप पूछ क्या रहे? क्वेश्चंस मुझे दोबारा दीजिए। पंजाब, सबसे ज्यादा बार यूपी, सबसे कम समय कर्नाटक। तो ये चीजें क्लियर हैं। अब समस्या ये है सर, राष्ट्रपति जो शासन है ये लग गया, सारी बात हो गई सर, कम से कम कितने समय के लिए लगेगा? तो ये कम से कम लगता है 6 माह के लिए। यदि 6 महीने में सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है तो राष्ट्रपति शासन को हटा दिया जाता है। यदि 6 महीने में सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है तो राष्ट्रपति शासन को हटा दिया जाएगा, और यदि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है तो इसको फिर आगे 6 माह के लिए संविधान में संशोधन करके आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। और यदि फिर भी कंट्रोल नहीं होती तो फिर बढ़ा दिया जाएगा, फिर भी कंट्रोल नहीं होती तो फिर बढ़ा दिया जाएगा, और फिर भी कंट्रोल नहीं होती तो फिर बढ़ा दिया जाएगा। अर्थात इसका मिनिमम समय कितने दिन का है? मिनिमम समय, इसका मिनिमम की बात करो तो 6 माह, मिनिमम समय 6 माह का है, और मैक्सिमम कितना है? 3 वर्ष। और मुझे याद है मेरे दोस्त कि 3 वर्ष से ज्यादा भी राष्ट्रपति शासन लगा है तो भारत का एकमात्र राज्य है पंजाब। पंजाब के में 3 माह से अधिक राष्ट्रपति शासन लगा है, क्योंकि वहां की जो सिचुएशन थी वो इतनी क्रिटिकल थी, तो वहां पुनः फिर इसको आगे के लिए बढ़ाना। तो मिनिमम कितने समय के लिए, मैक्सिमम कितने वर्ष के लिए, और किसके मतलब संसद के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़े तो यहां 2 चीज और बता देते हो राष्ट्रीय आपात में। यदि सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, यदि देश के अंदर झगड़ा हो रहा है तो मिनिमम कितने माह के लिए, और यदि देश पर कोई आक्रमण विदेशी कर देता है तो मिनिमम कितने वर्ष के लिए। ये चीज क्लियर होगी। आगे बढ़े, कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे बोलो। यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, देखो क्वेश्चंस बहुत प्यारा क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस बढ़िया। यदि देश के अंदर, देश के किसी भी राज्य के अंदर यदि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, क्या इस कंडीशन में उस राज्य के अंदर चुनाव कराया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल इस कंडीशन में उस राज्य के अंदर चुनाव कराया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, देखो मैं बिल्कुल, वो तो जनता की पावर है, सरकार की पावर नहीं। आप जिसको वोट देंगे वो। यस, नो 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 नो, फिर वो नहीं आएगी। हाँ हाँ, ध्यान दो, ध्यान दो भैया। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ करे, मैं कोई भी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चंस आप लोग बेझिझक होके पूछो। मैं रियल में वो टीचर नहीं हूं जो आपको बोलूं प्लीज केबिन में पूछना। मेरे में दम है तो मैं यही दिखाऊंगा, सीधी सी बात होती है मेरी। और ये नहीं कि राष्ट्रीय आपात चल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, यही बताऊंगा। इकोनॉमिक्स चल रही है तो टॉपिक से अलग भी कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, यही बताऊंगा। मेरा सिद्धांत सीधा सा है कि आप लोगों का कोई भी डाउट बनता है तो वो डाउट मुझे आपका क्लियर कराना है। और यदि मैं 99% बता रहा हूं कि मुझे पूरा भरोसा है, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि क्लासरूम से क्वेश्चंस बाहर गया हो। यदि ऐसा हो जाता है इन फ्यूचर कभी कि क्लासरूम से क्वेश्चंस बाहर जाता है, यदि मैं नहीं बता पा रहा आज तो कल पढ़ के आऊंगा, बताऊंगा जरूर। पूरा कोशिश ये करूंगा कि यही बताऊं, लेकिन क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पूछो। मैं कहता हूं कि आप लोग इतने क्वेश्चंस पूछो कि मैं भी हाथ जोड़ जाऊं, भैया यार पढ़ाने दो, इतने क्वेश्चंस पूछो, तभी तो पता चलेगा कि मुझे आप लोग पढ़ रहे हैं। आजकल टीचर क्या करते हैं, दबा देते हैं, क्लास को कंटिन्यू चलने दो। लेकिन नहीं, मैं इसको उभार के चलूंगा। आपके तब तक डाउट क्लियर नहीं होंगे, आप एग्जाम कैसे क्लियर करोगे? आगे बढ़े, ये चीज क्लियर हुआ ना आपका? चलो देखो भैया, यहां पर तीनों चीजें फिर पुनः हम लिखते हैं एक बार दोबारा। अब मैं लिख दूं 352, समझ गए ये क्या है? लिख दूं 356,
बहुत अच्छा। देखो मैं अब बात कर रहा हूं वित्तीय आपात। सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चंस बहुत बार मैंने भी लोगों से पूछा है, मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है। क्वेश्चंस ये है कि निम्नलिखित में से वह क्या है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान में नहीं? तो वो वित्तीय आपात। वित्तीय आपात की कोई चर्चा भारतीय संविधान में नहीं है। आप पूछना मुझसे सर वित्तीय आपात क्यों लगेगा, और मैं आपको पागल बना दूंगा, देश का पैसा खत्म हो जाएगा, वित्तीय आपात लग जाएगा। क्योंकि मुझे भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? कॉन्स्टिट्यूशन की किसी किताब में लिखा हुआ ही नहीं है। बेयर एक्ट मैंने पढ़ा, सुभाष कुमार कश्यप मैंने पढ़ा, डीडी बसु मैंने पढ़ा, लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ा, पता नहीं कितने ऑथर्स की किताब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ी है, लेकिन कहीं पर भी वित्तीय आपातकाल किस परिस्थिति में लगेगा ये कहीं स्पष्ट नहीं है। सब किताब वालों ने, जैसे मैं बताऊंगा इस हिसाब से अपने अपने अनुसार इंटरप्रिटेट इसको कर दी। आगे बढ़े तो एग्जामिनर आपसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपातकाल, यानी निम्नलिखित में से वह कौन सी इमरजेंसी है, वह कौन सी इमरजेंसी का प्रकार है जिसका वर्णन भारतीय मूल संविधान में नहीं है? तो वो क्या है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात किस कंडीशन में लगेगा इसकी चर्चा संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति शासन किस कंडीशन में लगेगा इसकी चर्चा है, और राष्ट्रपति शासन किस कंडीशन में लगेगा इसकी चर्चा है, लेकिन 360 किस कंडीशन में लगेगा इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कुछ बताना चाहूं, इसका नाम क्या है? वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात सब समझते हैं, वित्त माने होता पैसा। यदि देश के अंदर पैसा 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 ही आएगा अब नेक्स्ट बैच में, क्योंकि मुद्रास्फीति, आरबीआई रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, ये सारी चीजें चलने वाली है, तो पैसे को बड़े दिमाग में रखना है। तो वित्तीय, वित्त माने क्या होता है? पैसा। यदि देश के अंदर पैसा खत्म हो जाता है, पैसे का संकट आ जाता है, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे का संकट आ जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिखित सिफारिश पर, अर्थात किचन कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर, सुपर कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर, या संघीय कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर, या मोदी जी के मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, या प्रेजेंट जो भी गवर्नमेंट रहेगी तत्काल में या फ्यूचर में, उसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या लगाएगा? तो वित्तीय आपात किसकी लिखित सिफारिश पर लगता है? संघीय मंत्रिमंडल। तो वित्तीय आपातकाल किसकी लिखित सिफारिश पर? ये चीज क्लियर होगी। किस कंडीशन में लगेगा? एक क्वेश्चन बहुत अच्छा। न्यायिक पुनर्व शब्द नहीं बोला, हाँ समझ गए ना आप लोग? तो मैं बात कर रहा हूं कि इसका पुनः निरीक्षण किया जा सकता है, क्या इसके खिलाफ कोर्ट हम जा सकते हैं? फाइनली ये है, क्या इसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, इसके खिलाफ हम कोर्ट जा सकते हैं। और किन किन बातों के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, कुछ तो पैरामीटर्स हैं, और बाकी ये बात सुप्रीम कोर्ट का जज ही तय करता है कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो किन किन के खिलाफ में जा सकते हैं, किन किन के नहीं जा सकते। क्योंकि हो सकता है आज इसके लिए है, कल उसके लिए ना हो, आज जिसके लिए नहीं है हो सकता है कल उसके लिए हो। ये डिपेंड किस पे करेगा? सुप्रीम कोर्ट पे। आगे बढ़ो। तो वित्तीय आपातकाल किस कंडीशन में लगेगा? कंडीशन किस में लगेगा? यदि देश के अंदर पैसे का संकट हो। ये क्लियर हो गया? देश के अंदर आर्थिक तंगी हो, आर्थिक संकट हो, पैसा ना हो, सरकार के पास खाने पीने के लिए पैसा ना हो, हमको क्या खिलाए, मोदी जी को रोटी खाने के लिए पैसा ना बचे, देश की मुख्य मुख्य जो एजेंसी है उनको खाने के लिए पैसा ना बचे, तो इस कंडीशन में क्या लग सकता है? राष्ट्रपति जी को अपने हाउस से कहां जाना है? पार्लियामेंट। पैसा उनकी गाड़ी में तेल डलाने के लिए ना हो, तो इस कंडीशन में क्या लग सकता है? बात समझ में आ गई? और ऐसी कंडीशन आपने कहा क्या सर ऐसा हो सकता है? हो कुछ भी सकता है। 1991 का दिन मुझे याद आता है, संघीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लगेगा। 1991 का दिन मुझे याद आता है। 1991 में मैं बात कर रहा हूं, आर्थिक संकट इतना चरमरा गया था कि देश के पास मात्र 1.5 दिन का खर्च बचा हुआ था। सरकार के पास इतना पैसा था कि 1.5 दिन लोगों का खर्च चला सके। तो यदि निजीकरण, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, अल्प, मतलब मैं आपका सेंस नहीं समझ पा रहा हूं। आर्थिक संकट आया था।
देखो अच्छा शब्द आर्थिक संकट, आगे बढ़ो। तो 1991 का संकट, यदि उस दौरान एलपीजी ना था, अर्थात निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण ना था, तो मैं बात करूं तो उस दौरान क्या भारत के अंदर हुआ होता? वित्तीय आपात। ये चीज क्लियर होगी। तो वित्तीय आपातकाल किस कंडीशन में लगेगा कि देश के अंदर संकट किसका हो? आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो आपातकाल, फिर मैं इस चीज को रिपीट करता हूं, ध्यान से सुन लेना। ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भारतीय संविधान का वर्णन किस भाग में है? अच्छा 18 ऐसे लिखना आवे आप पे? जैसे भी है जो भी है सिस्टम क्या है लिखना आता है? और हाँ रोमन लैंग्वेज। पेपर वाला जो पेपर बनाता है बड़ा बदमाश होता है भाई। देखो वो कैसे पूछेगा, मैंने बहुत एग्जाम दिए, बहुत क्वालिफाई किए, और लोगों को ना जाने कितने एग्जाम क्वालिफाई कराए, तो मेरे को पता है इधर वो ऐसे डाल देगा ये क्या है, और इधर वो डाल देगा। और कुछ दो चार ऐसे नमूने होते हैं, वो हमारे ही छोटे भाई बहन होते हैं कि उनको ये नहीं पता होता ये होता क्या है। उसको उत्तर पता होता है कि आपातकाल का वर्णन भाग 18 में है, उसको ये नहीं पता कि ये 18 है, 20 है, 22 है। तो आप लोगों को इंडिया यानी 20-22 तक इस तरीके की जो रोमन लैंग्वेज है इसमें भी यानी जो डिजिट है उनको तैयार करना है। आगे चलें। तो आपातकाल का वर्णन कौन से भाग में है? स्रोत कहां से लिया गया है? आर्टिकल कहां से कहां तक है? 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा? 356 में क्या है? कितनी बार लगा? ठीक है, कई बार, गुड। और 360 में क्या है? ये कितनी बार लगा? ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब यहां से आप लोगों को मैथ्स से संबंधित कुछ भी क्वेश्चंस पूछना तो आप पूछ लो मुझसे। ऑनलाइन में आपका कोई क्वेश्चन so प्लीज कैरी मी। एनीबडी एल्स प्लीज क्वेश्चन टू मी रिलेटेड टू इमरजेंसी। देखो नो 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 नो, वित्तीय आपातकाल लगेगा तो स्थिति कैसी बनेगी ये मैं अभी डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ। उस परिस्थिति में क्या होगा वो डिपेंड होगा जब एक बार हम भुगत लेंगे, क्योंकि ये किसी भी बुक में नहीं है। लेकिन हाँ मेरा अनुमान एज ए शिक्षक के नाते मेरा जो अनुमान है और मेरा जो अनुभव है उसमें क्या होगा यदि आपातकाल लग जाता है तो इस परिस्थिति में, क्योंकि डूबे हुए को हर कोई तो सहारा देता नहीं, कहते हैं ना डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो तिनका कभी कभी मिलता नहीं, तो डूबे हुए को हर कोई सहारा नहीं देता। लेकिन कुछ कंट्री ऐसी हो सकती हैं, जिससे रूस हो गया, नेपाल हो गया, हमारे जो साथी लोग हैं, जैसे इजराइल हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, आपको पता होगा कि ये हमारे सब साथी हैं। ठीक है, तो इस परिस्थिति में जब देश के अंदर आर्थिक संकट हो जाएगा तो ये संकट से उभरने के लिए हमको पैसा देंगे, हम उस पैसे से क्या करेंगे, कुछ प्रोडक्शन करेंगे, वो बिकेगा, टैक्स आएगा, तो हम इस तरीके से सिचुएशन हो सकता है कि नो 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 उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अभी तक तो मैं ऐसा कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, आगे क्या हो वो पता नहीं। कोई क्वेश्चंस पूछना हो, कोई क्वेश्चंस हो आप लोगों का, प्लीज एनीबॉडी एल्स प्लीज रिलेटेड टू क्वेश्चंस इमरजेंसी। ओ वाइमर नहीं होगा, ये विमर होगा, वो तो मिस हो गया होगा। क्वेश्चंस कैरी। आपकी बात में समझ सकता हूं, यदि प्राकृतिक संकट कोई चरमरा जाता है, मतलब अपने चरम पर होता है, जवानी पर होता है, फूट फूट के निकलता है, भयंकर तरीके से विनाश करता है, तो इस तरीके से हो सकता है मेरे दोस्त मेरे भाई कि जो प्राकृतिक संकट है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में आएगा। हो सकता है कि भूस्खलन हो रहा हो, लैंडस्लाइड हिमाचल में होएगा, वो दिल्ली में थोड़ी होएगा। सूखा पड़ेगा तो दिल्ली में पड़ेगा, हिमाचल में थोड़ी पड़ेगा। बाढ़ आएगी तो सबसे ज्यादा कहां से आएगी, मेघालय में आएगी, ऐसा थोड़ी बिहार में आ जाएगी या पूर्वी यूपी में आ जाएगी, ऐसा थोड़ी कि सब जगह आ जाएगी। तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि जो सेफ लोग हैं वो उन लोगों के लिए समानुभूति, आपने एक शब्द सुना होगा सिंपैथी, एक सुना होगा एम्पैथी, तो आपने देखा होगा ऐसी ऐसी कंडीशन जब आती हैं तो देश के
जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरे के इमोशंस को समझ लेते हैं, मेरा है दर्द, इसके हो रहा, दर्द इसके इतना नहीं हो रहा जितना मुझे हो रहा। ऐसे देखे तुमने? मैंने बहुत देखे। किसी को कुछ हो, उसका पैर उठा के अपने पैर पे रखेगा, अपना रुमाल लिखेगा, पूछेगा, दर्द उसके इतना नहीं हो रहा जिसका उसको खुद को हो जाता है। तो ऐसे भारत में बहुत लोग हैं जो करोड़ों करोड़ों रुपया दान में देते हैं। आपने देखा होगा जब शाहीन बाग में कृषि कानून और 3 तलाक पर प्रदर्शन चल रहा था, तो तब लोग करोड़ों करोड़ों रुपए का उन लोगों के लिए राशन बांट रहे थे फ्री। एक व्यक्ति पंजाब का ऐसा था जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेच के राशन बांटा था। नहीं नहीं, क्या यार, किसके लिए हाईलाइट होना? एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेचकर वो दूसरे का भला कर रहा है, हाईलाइट में आके मिलेगा क्या? BMW खाने के लिए पैसा नहीं बचेगा, संपत्ति बेच दी। तो ये सिर्फ क्या है, ये है कि दूसरे के दर्द को इतना अपना समझ लिया कि उसके लिए सब कुछ जान तक निछावर कर दी। ये ऐसा है कि जैसे दूसरे की माँ को अपना समझ लेना। जब अपनी माँ के दर्द होता है तो ये नहीं रखा जाता कि सोचना नहीं है 10 लाख का प्लॉट 5 में जाना, जाना तो जाना, बेच दो, खत्म कहानी। रोड पे आ जाता है इंसान, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। तो ऐसे दूसरे के दर्द को अपना समझ लेना, इस परिस्थिति में पैसा दे देना, ये है। ये लाइट में आने वाला नहीं, लेकिन हाँ, इसकी आड़ में कुछ लोग छोटा मोटा देके अपना पब्लिसिटी कराना चाहते भी हैं। दोनों फैक्टर्स होते हैं। कोई क्वेश्चंस रिलेटेड टू इमरजेंसी? कोई क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस? आपका कोई क्वेश्चंस हो तो बताओ सर, टेक्निकल टीम वाले। कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग बताइए। इमरजेंसी से कोई क्वेश्चंस नहीं है? एक बार कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे बोलो। ऑनलाइन में कोई क्वेश्चंस? बहुत अच्छा। 356 आपका क्वेश्चंस मेरे पास आ गया। 356 मुझे रिपीट कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। 352, 356, 360 आप लोग दोबारा से सुनो। ऑनलाइन वालों, मैं 2 से 3 मिनट में रिपीट करा रहा हूं। यदि 352, यदि राष्ट्रीय आपात 2 कंडीशन में लगेगी। देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ी बहुत बड़े स्तर से हो रही हो, सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, अनकंट्रोल हो, पहला। दूसरा, यदि देश पर कोई बाह्य देश अटैक्स कर देता है, वो शत्रु हो चाहे हमारा क्या हो, दोस्त हो। भाई एक बात बताओ, तुम मेरे दोस्त हो 5 साल से, और तुमने मुझे आज आक्रमण कर दिया, तुम कहें के दोस्त हो मेरे? तो शत्रु हो चाहे दोस्त हो, यदि किसी ने हम पे आक्रमण किया है और वो आक्रमण भयंकर है, तो उससे निपटने के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं? क्लियर हो गया? आगे बढ़ो। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या क्या चीजें प्रभावित होती हैं? राष्ट्रीय आपातकाल हो चाहे वित्तीय आपातकाल, सॉरी वित्तीय को छोड़कर, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं, जो बेसिक राइट्स होते हैं हमारे, फंडामेंटल क्या होते हैं छोड़ो, बेसिक राइट्स, यानी जो बिल ऑफ राइट होते हैं, जो ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ है, तो जो बेसिक्स राइट होते हैं हमारे, जो जीवन की मूलभूत चीजें हैं, वो हमारी हनन हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों समाप्त कर दिए जाते हैं। आर्टिकल 19 में क्या है, यदि ये मैं बात करूं, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो बोलने की स्वतंत्रता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। आपको 19 की मैं बात करूं, चलो थोड़ा सा मैं इसको डेप्थ में बता देता हूं, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए। आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में प्लीज, आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, एक बार समझ लीजिए। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आप लोगों को खुले में बैठने का अधिकार, अकेले में, बिल्कुल पार्क में अकेले में, कमरे में अकेले में रहने का अधिकार आर्टिकल 21। अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार आर्टिकल 21। यूपीएससी 2021 यूपीएससी के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 21। अपनी मर्जी से शादी कर लो 21, अकेले कहीं भी बैठे रहो 21, गुपचुप किसी से कोई बात कर लो 21, शांत बैठे रहो 21, खूब बोलो 21, यानी लाइट में रहो 21, अंधेरे में रहो 21, फैन में रहो 21। ये चीज क्लियर है? यानी मैं बात किसकी कर रहा हूं सर? आप लोगों की मैं बात कर रहा हूं कि पार्क में घूमने का अधिकार, लड़की के साथ बैठने का अधिकार, अपनी बात को यानी
पार्क पब्लिकली डालने का अधिकार, ये सब किस में? आर्टिकल 20 चीज क्लियर होगी। आर्टिकल 21 आप लोगों तो जुडिशरी से बहुत कुछ हो। ओके सर, ओके ओके। तो आर्टिकल 21 पता चला है। आर्टिकल 21 बहुत बड़ा है। आर्टिकल 21 से संबंधित कम से कम मैं 50 वाद की बात कर रहा हूं। बात जानते होंगे आप लोग तो। आर्टिकल 21 से संबंधित 50 वाद हैं। कभी यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो मैं उनको आपको बता दूंगा, जब भी पूछना हो तो आप पूछ लेना। एक एक वाद को मतलब पूरा यानी डेप्थ में जाके बताया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 19 मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा था। नोट आ तो गया है, ध्यान दीजिए। आर्टिकल 19 की बात चल रही थी कि किस किस पर प्रभाव पड़ेगा, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19। इन दोनों को मैं थोड़ा सा, आर्टिकल 21 बता दिया, आर्टिकल 19 की मैं बात कर रहा हूं। आर्टिकल जो 19 है हमारा, 19 का फर्स्ट क्या बोलता है, सेकंड क्या बोलता है आपको पता होना चाहिए, और थर्ड क्या बोलता है, और फिर 4 क्या बोलता है। क्लियर। और 19 जो है, और इसका बी सी डी ई एफ और जी, ये 19 है। सर 19 का जो एफ है, एफ माने क्या होता है, फाइनेंस। फाइनेंस माने क्या होता है, संपत्ति। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 समाप्त करने वाला मोरारजी देसाई सरकार किसकी थी, जनता दल। आप लोग बोला करो भाई, ये गूंगों की क्लास नहीं है, आप लोगों को बोलना है। देखो ये बहुत अच्छा है। आप लोग, संसार में आपसे लोग कोई बोलता है, जानवर बोलते हैं क्या? क्या गाय आपके घर आके बोलते प्लीज गिव मी एक ब्रेड पीस, बोलती है? नहीं ना। एक इंसान ही है जिसको बोलना सिखाया है, तो आप लोग बोला करो। तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर समाप्त कर देगा। और इसके साथ साथ आर्टिकल 31, और 31 का ए बी सी डी ई, 31 के जितने भी थे यानी चार थे, चारों के चार क्या कर दिए गए हैं, समाप्त कर दिए गए। उनके पीछे कारण क्या है, 31 समाप्त होने के पीछे कारण, प्रथम संविधान संशोधन 1951, जो कि पहला संविधान संशोधन संपत्ति से संबंधित हुआ था। पहला संविधान हो, 7वां संविधान हो, 15वां संविधान हो, 17वां संविधान हो, 25वां संविधान हो, ये सब किससे संबंधित है, संपत्ति से। तो तब से लेकर ये आज तक विवाद का हिस्सा बना हुआ है। क्लियर हो गया। तो देखो याद कैसे करना, बचत जी, जी फॉर जीविका। जीविका यानी कमाना। आपको कमाने का अधिकार दिया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। आप कमाओ, कुछ भी करो, गुड़गुड़ी बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजा के बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं। आपने ट्रेन में देखा होगा, आपने देखा होगा, आप लोगों को मैं बात कर रहा हूं कि कुछ लोग आजकल ऐसी गुड़गुड़ी सी बजाते हैं, 2-3 गाने सुनाते हैं, बस में 10-10 रुपए ले जाते हैं। तो आप लोगों को वो उनकी जीविका, हम लोगों को हंसना नहीं है, वो उनकी जीविका है, उनका पैशन है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है, वो एक रास्ता बताने के 10 रुपए लेता है। कोई रास्ता पूछता है कि बाबूजी मुझे वहां जाना, बाबूजी 10 रुपए दो, मैं बता देता हूँ कहाँ जाना, कैसे जाना। तो ये उनकी जीविका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को, अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आप लोगों को जीविका यानी कमाने का अधिकार दिया है। ये बात क्लियर हो गई। तो ये आर्टिकल्स कौन से में, 19 के, 19 का सब क्लोज। लेकिन यदि 19 का जी ना मिले तो आर्टिकल 19 कर देना, क्योंकि कभी कभी 19 का जी नहीं मिलता, तो 19 कर देना, 19 ना मिले तो 19 का जी कर देना, और 19 ना मिले तो फंडामेंटल राइट कर देना। कभी कभी पूछे मौलिक अधिकार में, डीपीएसपी में, इस तरीके से। आगे बढ़ू, चीजें क्लियर हैं। संपत्ति का समाप्त हो गया, जी, जी फॉर जीविका। आपको कमाने का अधिकार दिया दोस्त। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आम बेचेंगे, केला बेचेंगे 10 के 12, 12 के 20, तो आप बीच रोड पे खड़े होकर बेचेंगे। आप बिरयानी बेच रहे हो और बीच रोड पे, मैं तो जी कमाने का अधिकार किसने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। कमाने का अधिकार कौन दे रहा है, मैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं तो यहीं खड़ा होकर बेचूंगा। तो ऐसा नहीं है। आपको जो सड़कें हैं, सड़कों से 20 फुट की दूरी पर अपनी कोई भी ठेली रेडी लगाने का अधिकार है। सड़क के किनारे आपको कोई भी ठेली लगाने का अधिकार नहीं है। वो भी हम बिल्कुल, ये चीज क्लियर हो गया ना। आगे चले, यानी हर चीज का दायरा है, सब चीज दिया है, सब कुछ मिला है, लेकिन एक लिमिट में रहकर मिला है।
देखो वो पर्सनली मामला है। देखो भ्रष्ट तो सब हैं। आप कहते हो कि मैं नहीं हूं, तो भ्रष्ट में हिस्सा आपका भी है। समस्या ये है कि कोई 90% भ्रष्ट है तो कोई 10% भ्रष्ट है, लेकिन भ्रष्ट आप भी हो, मैं भी हूं। वैसे अभी तक मैंने भ्रष्ट का कोई काम नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ ऐसे होते हैं कि कभी किसी को बाहर निकलवाने के लिए कहीं से, तो किसी का पक्ष लेना हो जाता है, किसी के विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन भ्रष्ट सब हैं, कोई ज्यादा है तो कोई कम है, सबकी हायरार्की बनी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन हायरार्की से ही देता। तो संपत्ति समाप्त हो गया। 19 का किसको बोलता है? संपत्ति। 19 का जी किसको बोलता है? जीविका। ई आपने सुना होगा लिव, LIVE, लिव माने रहना, पढ़ा है ना? लिव माने भारत के किसी भी कोने में रह सकते हो, कहीं भी जाके रह सकते हो। अपवाद था जम्मू कश्मीर, अब वो भी खत्म हो गया जी। आप भारत के किसी भी कोने में रह सकते हो, कहीं भी जमीन ले सकते हो, खूब मजे करो, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर। आप यदि कोई क्षेत्र ST क्षेत्र घोषित किया हुआ है, तो आप वहां लैंड नहीं खरीद सकते, आप वहां नहीं बच सकते। यदि कोई आर्मी का कैंप है तो आप उसमें नहीं बच सकते। यदि आर्म फोर्स का कैंप है तो आप वहां जमीन नहीं खरीद सकते। यदि कोई संवेदनशील क्षेत्र है तो आप वहां जमीन, आप कहीं भी घूम सकते हो। देखो कितनी मजे की बात, आप कहीं भी जा सकते हो, बट यहां नहीं जा सकते हो। सारी चीजें दी हैं, लेकिन एक दायरे में हमको बांधा है, और दायरे में रहना भी जरूरी है। कभी कभी दायरे में रहना हमारे लिए अच्छा हो जाता है। तो डी फॉर डिस्टेंस, आप लोगों को कहीं भी, डिस्टेंस माने दूरियां, आप लोगों को कहीं भी घूमने का अधिकार है, कहीं भी घूमो। देखो मुझे तो शिमला जाना चाहो, मुझे अरुणाचल प्रदेश जाना चाहो, मुझे जम्मू जाना चाहो, कहीं भी जाओ, लेकिन आप लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं जाना है। आप लोग, आप कहने लगो मुझे तो घूमने का अधिकार दिया, मैं तो टाइगर रिजर्व में घूमूंगा, अंदर जाके कूद गया तो आएगा वो खा जाएगा। तो प्रतिबंधित जो क्षेत्र हैं, प्रतिबंधित क्षेत्रों को हमसे क्या करना है? बचना है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में क्या हो सकता है संवेदनशील क्षेत्र, एक हाथी के लिए एक टाइगर के लिए एक गैंडो के लिए हो सकता है आर्मी का कैंट हो सकता है किसी भी CISF का, BSF का यानी आर्म फोर्स का कैंट हो सकता है भारत सरकार का सेक्रेटरी सचिवालय तो कुछ भी, जो प्रतिबंधित क्षेत्र आप वहां नहीं घूम सकते, बाकी सभी में घूम सकते हो। सी यानी संघ बनाने का अधिकार है भैया जी। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, उस इंस्टीट्यूट का नाम मैं आप लोगों को दोहरा देता हूं, PLA अर्थात पाहुजा लॉ एकेडमी। ये जो पाहुजा लॉ एकेडमी है, इस एकेडमी को बनाने की इजाजत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 का सब क्लोज C देता है। अर्थात भारत के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, वो जितने भी इंस्टीट्यूट है छोटे से लेकर बड़े तक, वो एकेडमी का वो कंपटीशन का वो जुडिशरी का एवरीथिंग कंपटीशन का क्लियर हो गया। और वो भारत की कोई भी दल हो, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, राकपा हो, माकपा हो, कोई भी हो, बात समझ में आ गई? चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, जैसा आपने सुना होगा हनुमान दल, बजरंग दल, RSS, ये सुने ना, भीम आर्मी। तो कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संघ हो, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ये सब कौन से आर्टिकल्स के तहत बनाए जाते हैं? मुझे आज भी याद है क्वेश्चन आया था कि संघ बनाने का अधिकार कौन से आर्टिकल्स के तहत में, तो आर्टिकल 19। संघ बनाने का अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में? बात समझ में आ गया? वो थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, और जो रटेगा वो बेकार। आपको माइंड चलाना है अपना। और 19, आप लोग ध्यान दो, थोड़ा सा समझो। देखो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल कितना 18, और 19 से 21, समता स्वतंत्रता। वो ये भी पूछ सकता है कि समता के अधिकार में, स्वतंत्र के अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। समझ रहे ना इस तरीके से? ये चीज समझ आ रही है या नहीं? इतना तो पढ़ा होगा ना। यदि नहीं भी पढ़ा तो मैं ये अपेक्षा आप लोगों से करता हूँ कि जुडिशरी के तो पता ही होगा। तो वो ये भी पूछ लेता है कि ये किस में आता है। ये क्लियर होगी? तो माइंड को अपने को एकदम शार्प रखना है। तो आपका भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संघ, कोई भी पार्टी, कोई भी दल, ये कौन से आर्टिकल्स के तहत बनाए जाते हैं? ये किस भाग के तहत बनाए जाते हैं? ये कौन से मौलिक अधिकार के तहत बनाए जाते हैं? स्वतंत्रता नोट समता। और आप लोगों को ये भी पढ़ना है, आप लोगों को ये भी जानना है कि सर समता जो है ये पहले आया
स्वतंत्रता बाद में आया, हमें स्वतंत्र होने से पहले समान क्यों होना चाहिए? ये सारी चीजें मेंस पूछेगा आपसे, मैं नहीं पूछूंगा, मेंस पूछेगा। और जब तक आप अच्छा नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप गोल हो जाओगे वहां। प्रैक्टिस इतनी करो, मैं बता रहा हूं, रियल में इतनी प्रैक्टिस करो कि आपकी उंगलियों का आकार बदल जाए। मैं डेली मेंस लिखता हूं अपना, डेली 3-4 क्वेश्चंस डेली लिखता हूं, और मेरी इन उंगलियों का आकार देखोगे तो मेरे अंगूठे का आकार तिरछा हो गया है। इतने दिन से लिख रहा हूं मैं कंटिन्यू, मेरे को लिखने की बहुत हैबिट है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, आप लोग प्लीज लिखो, जितना लिखो उतना पढ़ो, जितना पढ़ो उतना लिखो। ये नहीं आज आप लोगों ने 12 घंटे पढ़ लिया, लिखा 1 घंटे भी नहीं, नहीं होएगा सिलेक्शन। साफ बोल रहा हूं, 6 घंटे पढ़ो, 6 घंटे लिखो, 4 घंटे पढ़ो, 4 घंटे लिखो, 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे लिखो। सीधा सा बंटा, मुझे नहीं पता कि कितना पढ़ना है, जितना पढ़ो उतना लिखो। सिलेक्शन करना है, अच्छे रैंक लेकर आनी है, नाम करना है, तो बराबर को लेके चलो, उतना ही पढ़ो उतना ही लिखो। तो ध्यान दो। तो सी फॉर संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाना दल बनाना छोड़ दू ना, आगे बढ़ते हैं। बी फॉर बैठक करने का अधिकार, ये कोई भी बैठक होती है, कैबिनेट की बैठक चल रही है, यानी किसी भी पार्टी की बैठक चल रही है, और आज लोग हम यहाँ क्लास में बैठे हुए हैं, हम लोग भी तो संघ में ही बैठे हुए हैं। कि हम लोगों के स्टूडेंट की और टीचर्स की यूनिटी नहीं है? ये भी तो हमारी यूनिटी है। तो हम लोगों को बैठक करने का अधिकार, हम लोगों ने आज ये बैठक बैठाई है किसके लिए? करंट अफेयर के लिए। तो कोई भी बैठक करने का अधिकार, अर्थात आपने देखा होगा कि अभी हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव से पहले बहुत सारी बैठकें हो रही होंगी। यदि मैं चुनाव जीत जाती हूं या जाता हूं, तो ऐसी ऐसी सभा हो, ये सारी करने का अधिकार, बैठक करने का अधिकार, आर्टिकल कौन सा है? 19 का बी। तो सभा करने का अधिकार आर्टिकल 19 का, बैठक करने का अधिकार आर्टिकल 19 का। चीजें क्लियर है? आगे बढ़ो। बी हो गया। अब मैं यहां की बात करूं 4, देखो ये 19 का 3 है ना, तो यहां आर टी आई, 3 यहां थे, आर टी आई, राइट टू इंफॉर्मेशन, अर्थात सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार किस में? 19 के थर्ड में। अर्थात ये 19 का जो थर्ड है, ये क्या है मैं बात कर रहा हूं, ये स्वतंत्रता है। ध्यान दो इधर, समता स्वतंत्रता। तो 19 के 3 में, यानी स्वतंत्रता के अधिकार में हमको क्या दिया गया? आर टी आई डालने का अधिकार। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं 4 की, ये क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। जो प्रेस आपने देखा होगा, प्रेस वाले किसी के मुंह पे लगा दें जाकर, बताओ जी। तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है, बताओ जी क्या हाल चाल बा? 19 का ये लिखा हुआ स्पष्ट, 19 का, ये 19 के ए, 19 का ए, 19 का ए का फर्स्ट, ए का सेकंड, ए का थर्ड, ए का फोर, ए फॉर असेंबली, वो आर्टिकल 19। हाँ यस, अभी ध्यान दीजिए, अभिव्यक्ति एवं विचारों की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, ये बिल्कुल 19 का प्रॉपर आर्टिकल है ये। ठीक है, आप आप समझे तो सही। 19 का जो 1 है ए, वो उसका सेम बोलता है, ठीक है, और उसका सब क्लोज ही है। क्लियर हो गया? 19 का ए का मैं लिख देता हूं, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है ना। तो 3 क्या बोलता है? आरटीआई डालने का अधिकार, 19 का थर्ड आरटीआई डालने का अधिकार, बी बैठक करने का अधिकार। ये चीज क्लियर हो गई। और जो 19 का जो फर्स्ट है, मैं फर्स्ट की बात करूं, आप लोगों को जो ये बोलना है, आप लोगों को अपनी स्वतंत्रता दी गई है। आप लोगों ने अभी मुझसे पूछा सर ये ऐसे कैसे कैसे कैसे, आप लोग जो मुझसे क्वेश्चंस करते हो, मैं आपसे बोलता हूं, तो ये जो 19 का यहाँ फर्स्ट है, इसमें क्या है? बोलने का अधिकार। ये चीज क्लियर हो गई। बोलने का अधिकार कौन सा आर्टिकल्स में दिया गया है? 19 के जो सेकंड है, सेकंड छोड़ो, 19 का जो थर्ड है, इसमें क्या दिया गया है? 19 का जो 4 है उसमें क्या दिया गया है? और 19 का जो बी है उसमें क्या दिया गया है? 19 का जो सी है उसमें क्या दिया गया है? 19 का जो डी है उसमें क्या दिया गया है? डिस्टेंस, दूर दूर। देखो याद कैसे करना, बी फॉर बैठक करने का अधिकार, सी फॉर संघ बनाने का अधिकार, डी फॉर डिस्टेंस, दूर दूर घूमने का अधिकार, ई फॉर लिव यानी कहीं भी रहने का अधिकार, ई के बाद जी, जी फॉर जीविका यानी कमाने का अधिकार, यानी एफ फॉर संपत्ति यानी फाइनेंस यानी संपत्ति का अधिकार। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों की? कोई डाउट तो नहीं? तो 19 जो है, ये आर्टिकल्स मैंने आप लोगों को जो 19 बताया है, तो 19 इस तरीके से आप लोगों का प्रभावित होगा। अब 19 का सब क्लोज भी प्रभावित होगा। ओ ओ ओ, ओके 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 ओके।
थैंक यू। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये आपने मुझसे कहा। आपको मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट बोल दूं कि संवैधानिक अधिकार कौन है और संवैधानिक अधिकार कौन नहीं है। जिस बात का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसके लिए आर्टिकल है, वो क्या है? जिसके लिए आर्टिकल नहीं है वो क्या है? वो गैर संवैधानिक बोल सकते हो उसको। क्लियर है? लेकिन एक तो तक गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक का मतलब है कि जो संविधान में है ही नहीं, अभी तक भी नहीं है, तो वो क्या है? आप समझना, मेरी बात को गौर से समझना, थोड़ा सा अंतर है बस। जो आज तक संविधान में नहीं है वो क्या है, और जो संविधान में है वो क्या है, और जो किसी कानून के द्वारा बना के उसमें जोड़ा गया है वो कानूनी अधिकार या विधि अधिकार या वैधानिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार। समझ में आ गया? फिर दोबारा सुनो, जो संविधान में आज तक नहीं है गैर संवैधानिक, जो संविधान में है संवैधानिक, और जो संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया है वो विधिक, वैधानिक, कानूनी, नैसर्गिक, प्राकृतिक। बात क्लियर हो गई? डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ जाऊं। अब आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये 2005 में आया था। आरटीआई किस लिए लाया गया था? आप लोग भारत के कैबिनेट मंत्री हो, सपोज दैट आप सड़क परिवहन मंत्री हो, आपने मेरे गांव के लिए एक सड़क पास की, मैं गांव का प्रधान, मैं अपने यहाँ एक सड़क बनाता हूं और उस पर लिख देता हूं फलाना सड़क में फलाना फलाना रुपया खर्च हुआ। फलाना फलाना का मतलब है 2 करोड़ रुपए मान लो। और 2 करोड़ में खर्च करूंगा नहीं, मैं मुश्किल से 30-40 लाख रुपए खर्च करे, बाकी अपनी बेटी के लिए गाड़ी बंगला खरीद लिया। बात समझ में आ गया? बेटे के लिए या किसी के लिए भी मैंने अपना पैसा सेव कर लिया। बात क्लियर हो गई? तो 2005 से पहले किसी के बस की ये नहीं था कि मुझसे ये पूछ सके बाबूजी पैसा कहां गया। और अब यदि आपके गांव का व्यक्ति, आपके गांव का प्रधान गांव में कोई भी कुछ भी चीज बनवाता है तो आप उसके खिलाफ आरटीआई डाल सकते हो। चूना कहां से आया, पत्थर कहां से आया, रोड़ी कहां से आया, बजरपुर कहां से आया, सीमेंट कहां से आया, एक एक चीज का पूरा ब्यौरा देगा, और नहीं दिया, गलत दिया तो जेल जाएगा। बात समझ में आ गई? गांव के छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक की मैं बात कर रहा हूं। छोटे से लेकर बड़े से बड़े विभाग में आप अपनी आरटीआई डाल सकते हो। आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कोई सड़क बनी, उसमें लिखा फलाना फलाना सड़क में फलाना रुपया खर्च हुआ, और तुमको नहीं लगता फलाना रुपया खर्च हुआ, तो सीधे यदि तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो आरटीआई डाल दो, तो वो आपको देगा क्या? सूचना। बात समझ में आ गई? और वो आपको कुछ और भी देगा क्या? पैसा, आपको पैसा भी देगा। वो आपसे फिर कॉल करेगा क्योंकि आपका नंबर जाएगा, अरे बाबूजी काहे को पंगा ले, आपको क्या चाहिए? तो मेरे को 20 लाख चाहिए, ठीक है आप हवेली पर आ जाना। आपको 20 लाख दे दिया। यदि आपके अंदर ऑनेस्टी है, यदि आप लोगों का भला चाहते हैं, आप तटस्थ हैं, आप अपने से ज्यादा वैल्यू सामने वाले की समझते हैं, जनता का भला चाहते हैं, तो आप कहेंगे तेरे 20 लाख की जरूरत नहीं है, मुझे ब्यौरा चाहिए, मैं जनता के हित में काम करने वाला हूं, अहित में नहीं, मैं जमीर बेचकर काम करने वाला नहीं हूं। समझ आया? तो 50 नहीं 80% आरटीआई यहां समाप्त हो जाती है। आरटीआई डालने वाले का नंबर डाला जाता है, फलाना व्यक्ति उसको कॉल करता है, अरे यार तुमको क्या चाहिए थे बताते ना, प्रधान जी मेरे घर में रोड जरूर बननी चाहिए, मेरे वहां से लेकर मेरे घर के अंदर तक रोड आनी चाहिए तभी ले सकूं। ठीक है आपके घर में रोड बनवाएंगे, जहां तक चुनना वहां तक बनवाएंगे। तो फिर यदि प्रधान उसकी बात मान लेता है तो अपनी आरटीआई को वापस ले ले। बात क्लियर होगी? तो 80% आरटीआई वापस आ जाती है, 80% वापस आ जाते। क्यों? क्योंकि यहां सब लोगों का क्या चाहिए? ये चाहिए। समझ में आ गया? पैसा पैसा चाहिए सबको। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसा नहीं चाहिए, जिसे समाज का सर्वांगीण विकास चाहिए। समाज के निम्न तबके का व्यक्ति को वो देखना चाहता है कि उच्च तबके पर हो। ऐसे लोग बहुत हैं, ऐसी बात बहुत लोग हैं, और मेरे संबंध में तो अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। रियलिटी में बात करूं तो अधिकतर लोग मेरे संबंध में ऐसे ही हैं। आज भी मेरी कजन सिस्टर है, वो सब इंस्पेक्टर है, प्रेजेंट में उनकी ड्यूटी मुरादाबाद चल रही है, 2016 के बैच की है। आज तक वो बोलते हैं कि भैया मैं रोज गॉड से प्रार्थना करती हूँ कि जिस दिन मैं 1 रुपया भ्रष्टाचारी का गलत ठाऊं तो उसी दिन ही मेरे परिवार में ऐसी घटना हो कि मैं जीवन में ना ठाऊं।
आज तक वो उन्होंने 1 रुपया किसी 2 नंबर का नहीं लिया, बिल्कुल नेक हैं और हमेशा उन्हें पैसे का संकट रहता है। क्यों? क्योंकि सैलरी वही है, 50-55 हज़ार रुपए सैलरी है, 50-55 हज़ार सैलरी के अनुसार खर्चे बढ़ जाते हैं। एक काम वाली है, एक बेबी को रखने वाली है, एक कूड़ा-वूड़ा रखने वाली है, मतलब समझ गए ना, 2-3 वर्कर भी होते हैं, महँगाई इतनी ज़्यादा है, फ्लैट भी रहना है, तो और उसमें फिर घर भी भेजना है, ससुराल भी भेजना है, तो सारी चीज़ें मतलब कुछ एफडी वगैरह भी करा के रखते हैं लोग, वो भी करना है। तो हमेशा है ना, जब लास्ट का मंथ आता है, तो 2-4 हज़ार रुपए उनका अप डाउन में चलता ही रहता है और यदि वही भ्रष्टाचारी होते, तो पूरी सैलरी सेफ रखी जाती। तो ध्यान दीजिए। तो ये चीज़ आपको पता चला? आरटीआई, आप कैसे-कैसे आरटीआई कर सकते हैं? अभी भी आएगा? थैंक यू। देखो, टॉपिक है हमारा, पहले टाइमिंग थोड़ा-सा समय हो चुका है आप लोगों का। आप लोग 5 मिनट रेस्ट कर लो। पता नहीं चलता मेरे को पढ़ाने में 1.5 घंटा कब हो जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक मतलब मेरी एक गुजारिश है, प्लीज़ क्लास को ना छोड़ें। आपका कोई भी डाउट हो, आप सब्जेक्ट से अलग भी डाउट पूछ लो, लेकिन क्लास को ना छोड़े। मैं बता रहा हूं, 2 पिलर पर आप अपना लेंटर नहीं डाल सकते। मैं जानता हूं कि तुम्हारा आईपीसी ठीक होगा, मुझे पता है सीआरपीसी ठीक होगा, हिंदू लॉ ठीक होगा, मुस्लिम लॉ ठीक होगा, एविडेंस तुम्हारे जितने भी होंगे सब मतलब जो एक्ट हैं वो तुम्हारे ठीक होंगे, वाद तुम्हारे ठीक होंगे, लेकिन जब तक तुम ये क्लियर नहीं करोगे तो क्या तुम जज बन जाओगे? तो सारे पिलर्स को मजबूत करो और यहां मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारी कि मैं सबसे बेस्ट नंबर आप लोगों के, मुझे नहीं पता कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, जो जो सब्जेक्ट आप 4-4 5-5 साल से पढ़ के आ रहे हैं, उन सब्जेक्टों से ज्यादा नंबर मैं आपके 4-5 महीने पढ़ाने में ले आएंगे। आप एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट के आपके मास्टर्स क्वेश्चंस बना के दूंगा, वो आपको करने हैं। ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट बता दीजिए प्लीज। आप टेंशन न लो, मैं हूं तो सब चीज आपको बताकर चलूंगा। आप लोगों को बादशाह बनाऊंगा हर सब्जेक्ट में। कोई गाने में बादशाह है, आप सब्जेक्टों के बादशाह बन जाओगे। एक दिन राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बता दी। अभी 5 मिनट बैठे रहो, मैं फ्री हूँ, यहीं